Hello everyone, welcome back to MB classes Labor Law and HRM. Today we will start about the logical reasoning that is unit 6 in UGC NET paper 1 और इसे आज हम आपको पता है हमारे पास सिर्फ 20 डेज बचे हैं जिसमें आज हम टारगेट करेंगे पूरा रिवीजन। डायरेक्ट कंसेप्ट आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इनको इतनी इजी कंसेप्ट में समझेंगे कि आप कभी भी इस टॉपिक से मार्क्स लूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके साथ साथ हमने 25 मोस्ट रिपीटेड PYQ भी ऐड करे हैं। देखो आज के सिलेबस में क्योंकि इतना लेंथी है कि आप ये सोचो कि एक वीडियो में सारा सिलेबस नहीं हो सकता। सबसे पहले जो हमारा सिलेबस है उसका हमने फर्स्ट पॉइंट को रिवाइज करेंगे, आज पूरा अच्छे से कंसेप्ट को समझेंगे जिसमें हम आर्गुमेंट क्या होते हैं, हमारे आर्गुमेंट की फॉर्म कौन कौन सी होती है, स्ट्रक्चर कैटेगरी पोजीशन कैसे निकालते हैं, क्लासिकल स्क्वायर पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद मूड एंड फिगर, फॉर्मल इनफॉर्मल फेलिसी, यूज ऑफ लैंग्वेज, कैनोशन, डिनोशन, ये सारा क्लियर हो जाएगा आपका, मतलब सिलेबस का आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में तो प्लीज एक एक डायरेक्ट जो कंसेप्ट है आप उसको अच्छे से देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देन कम टू द आर्गुमेंट, हम बेसिक्स से चल रहे हैं। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम भी इस वीडियो को देख रहा है, फर्स्ट टाइम लॉजिकल पढ़ रहा है, उसके लिए भी बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। तो देखो आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट होता है जब आपका प्रेमाइसिस प्लस कंक्लूजन मिलके आर्गुमेंट बनता है, मतलब प्रेमाइसिस हो और प्लस उसका प्रूफ हो। प्रेमाइसिस क्या होता है, स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आर्गुमेंट क्या हो गया, ये कोई डिसएग्रीमेंट डिबेट नहीं है जैसा हम लैंग्वेज में बोलते हैं ना आर्गुमेंट, ये कि स्ट्रिक्टली सेट ऑफ स्टेटमेंट है वेयर वन और मोर स्टेटमेंट प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट फॉर अनदर स्टेटमेंट। मतलब इसमें क्या होता है, एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रेमाइसिस। ठीक है, और सपोर्ट किससे करते हैं, कंक्लूजन को। तो जब ये पूरा बनता है तब इसे आर्गुमेंट बोलते हैं, मतलब एविडेंस प्लस क्लेम प्रूफ, जब उसे हम आर्गुमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक चीज और बता दो, असर्शन और आर्गुमेंट में क्या फर्क है। असर्शन रीजनिंग पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन दे सकते हैं असर्शन रीजनिंग। देखो असर्शन क्या होता है, ये जस्ट क्लेम है। ठीक है, पर इसके पास कोई प्रूफ नहीं होता, असर्शन रीजनिंग में कोई प्रूफ नहीं होता, जस्ट ये क्लेम होता है। और इसे हम आर्गुमेंट क्यों नहीं बोलते, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल द न्यू वेज कोड इज बेनिफिशियल, बस इसने ऐसे सिंपली वेग स्टेटमेंट दे दिया। अब ये कोई प्रूफ तो है नहीं कि ये बेनिफिशियल क्यों है। अब आर्गुमेंट आया है बिकॉज न्यू वेज कोड कंसोलिडेट मिनिमम वेज रूल अक्रॉस द ऑल सेक्टर, क्योंकि आपको पता है कि मिनिमम वेजेस सारे जगह पे एप्लीकेबल है, दैट्स व्हाई इज द बेनिफिशियल। अब इसने क्लेम किया, जो प्रेमाइसिस था, जो स्टेटमेंट था, उसको क्लेम किया, दैट्स इज कॉल्ड द आर्गुमेंट। अब सबको पता चल गया असर्शन और आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस है। देखो प्रेमाइसिस जो आपके स्टेटमेंट है प्लस कंक्लूजन उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लेम मतलब प्रूफ प्लस स्टेटमेंट को प्रूफ करना, ये हमारा हो गया आर्गुमेंट। तो अब आपको आर्गुमेंट क्लियर हो गया। देन अब हम प्रेमाइसिस निकालते कैसे हैं। प्रेमाइसिस होता है एविडेंस। ठीक है, प्रेमाइसिस एक फाउंडेशन होती है जिसे हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा अज्यूम ट्रू है किसी भी केसेस में, और आर्गुमेंट के बहुत सारे प्रेमाइसिस हो सकते हैं। तो देखो अगर आपको कहीं लगे बिकॉज, सिंस, फोर, जैसे ठीक है, एज, गिवन दैट, तो ये आपके सारे क्या होते हैं, प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस होते हैं स्टेटमेंट, जब एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट कंक्लूजन को क्लेम करते हैं देन वो हमारा हो जाएगा आर्गुमेंट। ठीक है, तो प्रेमाइसिस में सिर्फ एग्जांपल दिया, सिंस द फैक्ट्री एम्प्लॉय 15 वर्कर ऑपरेट विद द एड ऑफ पावर फैक्ट्री एक्ट अप्लाई। ठीक है, तो प्रेमाइसिस क्या होगा, फैक्चुअल कंडीशन दे रहा है वर्कर काउंट के, मतलब 15 वर्कर। ठीक है, तो ये हमारा प्रेमाइसिस होगा। ओके, देन कंक्लूजन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कंक्लूजन होगा फाइनल डेस्टिनेशन। प्रेमाइसिस होता है हमारा बिगनिंग कि ये ऐसा हो रहा है, देन कंक्लूजन अब उस आर्गुमेंट का लास्ट स्टेज क्या है। तो अब ऑथर उस चीज को प्रूव करना चाहता है, कंक्लूड कहते हैं ना। अब हमने यूनिट 6 पढ़ लिया, अब हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा, वही तो कंक्लूजन होता है। तो ऐसे ही एक वन फाइनल कंक्लूजन होता है एक आर्गुमेंट का। देखो प्रेमाइसिस आपके कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3, लेकिन कंक्लूजन सिर्फ आपका एक होगा। कंक्लूजन को कैसे पहचान सकते हो आप, देयरफॉर, हेंस, ठीक है, कंसिक्वेंटली, फॉलो दैट, इम्प्लाई, एज ए रिजल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल द वर्कर डिड नॉट कंप्लीट 240 डे ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, देयरफॉर दे आर नॉट एलिजिबल फॉर ले ऑफ कंपनसेशन। तो जो देयरफॉर दे आर नॉट एलिजिबल फॉर लेवल कंपनसेशन, ये हमारा कंक्लूजन है, मतलब टारगेट। ठीक है, ये हमारा हो गया।
देन अब किस तरीके से पी बाई, मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं पी बाई क्यू ट्रैप भी साथ साथ करती जाऊंगी, ठीक है। तो पहला क्या प्रॉब्लम आती है जब आप पी बाई क्यू सॉल्व करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि कंक्लूजन हमेशा लास्ट सेंटेंस होगा। जैसे आपने देखा होगा ना, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, जैसे यूनिट 6 कंप्लीट कर दी और लास्ट में हमने कंक्लूजन दे दिया, तो ऐसे ज्यादातर स्टूडेंट को ऐसा ही लगता है। रियलिटी क्या होता है, कंक्लूजन कहीं भी हो सकता है, बिगनिंग में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, the strike is illegal. This is because the union failed to provide 40-day notice of public utility service. तो कंक्लूजन क्या है, फर्स्ट सेंटेंस है, क्योंकि इसने बोला, इसने पहले दे दिया स्ट्राइक इलीगल है, फिर उसको बाद में उसको डिफेंड किया है, तो बाद में तो उसके प्रेमाइसिस फॉलो हो रहे हैं, तो कंक्लूजन हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। तो याद रखना, कंक्लूजन कभी जरूरी नहीं है हमेशा लास्ट में हो, फर्स्ट भी हो सकता है, मिडिल भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। देन दूसरी में प्रॉब्लम कहाँ आती है, दूसरा ट्रैप होता है एक्सप्लेनेशन वर्सेज आर्गूमेंट। फ्लो क्या होता है, स्टूडेंट आर सी द वर्ड बिकॉज, जब जैसे वो बिकॉज देख लेते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली सोच लेते हैं कि ये आर्गूमेंट है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी में एक्सप्लेनेशन जो होती है वो बताती है कि व्हाई समथिंग हैपन, मतलब ये क्यों हुआ। आर्गूमेंट प्रूव करती है कि यस यही सच है। तो मैंने आपको बताया ना, आर्गूमेंट क्या देती है, जो प्रमाइसिस है और जो उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकला उसको वो क्लेम करती है, उसको ट्रू बताती है, जो टारगेट है उसको जस्टिफाई करती है, लेकिन एक्सप्लेनेशन बस सिर्फ ये बताती है कि ये क्यों हुआ। तो प्लीज डोंट कंफ्यूज विद द वर्ड ऑफ बिकॉज, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन है, द लॉकआउट अकर बिकॉज नेगोशिएशन फेल, तो इसने सिर्फ बताया है कि लॉकआउट हमारी हो रही है क्योंकि नेगोशिएशन फेल हो गया, लेकिन आर्गुमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट रिफ्यूज ऑल डिमांड लॉक द गेट देयरफॉर लॉकआउट हैज अकर, मतलब इसने क्लेम दिया, ठीक है, कि उसकी जो डिमांड थी उन्होंने मना कर दिया, इसलिए अब हमारी लॉकआउट हो रही है। तो इस तरीके से ट्रैफिक में आपको नहीं आना। देन कम टू द, देखो अब हम पढ़ेंगे आर्गुमेंट फॉर्म। अब आपको सिंपल, ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी मत जाओ, बस ये समझो कि आर्गुमेंट जो हमारा फाउंडेशन है, जो प्रेमाइसिस प्लस कंक्लूजन को मिला के आर्गुमेंट बोलते हैं। अब हमारा आता है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, जो कि मैंने रिसर्च में भी पढ़ाया, अभी आपका यूनिट 5 में भी पढ़ाया। डिडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव, इसके दो ही तरीके आर्गुमेंट होते हैं। इनका आर्गुमेंट फॉर्म का मतलब होता है कौन से फ्लो में आप कर रहे हो रीजनिंग, टॉप डाउन कर रहे हो या बॉटम अप कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डिडक्टिव। डिडक्टिव में याद रखना, प्रमाइसिस आपके ट्रू हैं तो 100% कंक्लूजन भी ट्रू होगा, ये मैंने आपको बताया। और ये हमेशा कैसे आता है, जनरल से आता है, जनरल से स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, ये ऐसे आता है। इंडक्टिव क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर आपके प्रेमाइसिस ट्रू हैं फिर भी जरूरी नहीं है कि आपकी कंक्लूजन ट्रू हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है कि स्ट्रॉन्ग वीक हो सकता है, लेकिन 100% गारंटेड नहीं है। अब ये कैसा आता है, इसका जो लॉजिक ग्रोइंग होता है वो होता है हमारा स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक है, इनसे मिलके अब वो जनरल की तरफ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बॉटम अप अप्रोच, देन इसे बोलेंगे टॉप डाउन अप्रोच। प्लीज इंडक्टिव डिडक्टिव को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि रिसर्च में भी है, रीडिंग में भी है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन लेने की टेंशन मत लेना। देन डिडक्टिव आर्गुमेंट, अब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले टॉप डाउन लॉजिक कहलाता है, टॉप डाउन मतलब जनरल टू स्पेसिफिक आता है। मैंने आपको पहले ही बताया, जो डिडक्टिव लॉजिक होता है वो अबाउट 100% मैथमेटिकल सर्टेनिटी, मतलब 100% होती है उसमें कि अगर आपके प्रेमिसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी मस्ट बी ट्रू, ओके। देन डायरेक्शन, इसका हमेशा याद रखना, जनरल रूल डाउन टू स्पेसिफिक एप्लीकेशन, पहले जनरल थ्योरी होगी हाइपोथेसिस, उसके बेसिस पे वो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन में लिख लेगा। गोल्डन रूल क्या है इसका, इफ प्रेमाइसिस आर ट्रू इट इम्पॉसिबल टू कंक्लूजन आर फॉल्स, तो मैंने आपको बताया प्रेमाइसिस ट्रू है तो कंक्लूजन हमारा 100% ट्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं HR लेवल का इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल है कि ऑल फैक्ट्री विद 10+ वर्कर यूजिंग पावर मस्ट रजिस्टर अंडर द फैक्ट्री एक्ट। प्रेमाइसिस 2 क्या बोला है, यूनिट बी है 15 वर्कर यूज पावर, तो कंक्लूजन बी मस्ट रजिस्टर अंडर द फैक्ट्री एक्ट, ये 100% गारंटी है, अनक्वेश्चनेबल कंक्लूजन है कि ये ट्रू होगा ही। तो जब आपके प्रेमाइसिस ट्रू है तो आपका कंक्लूजन ट्रू होगा, ओके।
देन कम टू द इंडक्टिव आर्गूमेंट, द बॉटम अप लॉजिक। ये क्या कहलाए? इंडक्टिव लॉजिक इज अबाउट द प्रोबेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेशन। ये क्या है? क्योंकि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू जनरल जा रहा है, तो इसमें हम ह्यूमन नेचुरली लर्न करता है, कभी गारंटी नहीं देता कि यही आउटकम आएगा। तो अब ये क्या गया हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक से गया, छोटे 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 से बन के एक जनरल थ्योरी इसने डेवलप करी। अब इसका क्या है? गोल्डन रूल का, इवन इफ ऑल प्रेमाइसेस आर 100% ट्रू। सारे प्रेमाइसिस आपके, देखो आर्गुमेंट समझ में आ गया, प्रेमाइसिस प्लस कंक्लूजन। प्रेमाइसिस क्या होता है? स्टेटमेंट, और जो उसको ट्रू जस्टिफाई करते हैं उसे कंक्लूजन बोलते हैं। तो फिर भी हमारा कंक्लूजन स्टिल लाइकली टू गेस है कि यस हो सकता है ये रॉन्ग भी हो। एग्जाम्पल है, the last 3 marketing executive we hire from the campus X within the 6 month। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें प्रेमाइसिस वन है कि हम लास्ट 3 ईयर से जो हम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हायर कर रहे हैं कैंपस से, वो 6 महीने के अंदर छोड़ दे रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या निकाल लिया आपने? जनरलाइजेशन। इसका मतलब नेक्स्ट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हम हायर करेंगे वो भी 6 महीने के अंदर छोड़ देगा। लेकिन ये है तो नहीं ना सच, ये हो सकता है वो 10 साल तक रहे, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी गारंटेड नहीं है, ठीक है? ये इंडक्टिव है। देन पी बाई क्यू, जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा याद रखना ये डिडक्टिव आर्गुमेंट ओनली इफ यू इवेल्युएट द स्ट्रक्चर एज ए वैलिड और इनवैलिड। देखो डिडक्टिव आर्गुमेंट हमेशा वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। अगर सब कुछ ट्रू है तो वो साउंड होगा, ठीक है, और नहीं तो अनसाउंड होगा। इंडक्टिव आर्गुमेंट हमेशा याद रखना स्ट्रॉन्ग वीक, एग्जाम में पूछा जाता है, वो दे देगा इंडक्टिव आर्गुमेंट और उसमें लिखेगा वैलिड, स्ट्रॉन्ग, वीक, इनवैलिड। प्लीज मार्क प्रॉपर, नेवर कॉल अ इंडक्टिव आर्गुमेंट वैलिड। अगर इवेल्युएट रियल वर्ड के फैक्ट के बेसिस पे, अगर यहाँ पे रियल वर्ड है तो वो कोजेंट कहलाएगा, अगर नहीं है तो वो अनकोजेंट कहलाएगा। ऐसे ही रियल वर्ड फैक्ट के बेसिस पे तो वो साउंड कहलाएगा, नहीं है तो अनसाउंड कहलाएगा। वैलिडिटी वर्सेस ट्रूथ, हार्डेस्ट कंसेप्ट, जितना भी पीवाईक्यू में आ सकता है, जितना आया है मैंने सबको कवर किया है, ठीक है? अब समझो कि बिकॉज वैलिडिटी का मतलब बच्चे क्या समझ लेते हैं? ट्रू है, ठीक है? अब आप समझोगे वैलिडिटी क्या करता है। वैलिडिटी सिर्फ स्ट्रक्चर को टेक्स्ट करता है, जो उसका स्ट्रक्चर है ना, कि वो प्रॉपर लॉजिकल में होना चाहिए, कंक्लूजन मेक सेंस, ठीक है? इट आस्क इफ प्रोमाइसेस वर ट्रू, कंक्लूजन मेक सेंस। तो इसका वैलिड कब माना जाएगा? अगर प्रोमाइसेस ट्रू है तो कंक्लूजन का भी उसका मतलब निकलना चाहिए। लॉजिक डज नॉट केयर इफ प्रोमाइसेस आर एक्चुअल लाई, अगर वो एक्चुअल में लाई है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, ये वैलिडिटी है। तो ट्रूथ और वैलिडिटी का मतलब वैलिडिटी एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट है ना, कि वैलिड फॉर्मेट में होना चाहिए, लेकिन इससे ट्रूथ से कोई लेना देना नहीं है, झूठ सस्ते। एग्जाम्पल वैलिड का बताती हूँ, पर फॉल्स आर्गुमेंट है। वैलिड ये आर्गुमेंट है हमारा, ऑल एचआर मैनेजर आर रोबोट्स, फैक्चुअल है ये। जॉन इज एचआर मैनेजर, ट्रू फैक्ट है, लेकिन जॉन इज द रोबोट, ठीक है? तो ये आपका वैलिड तो है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसिस को, क्योंकि प्रेमाइसिस ट्रू है तो आपका कंक्लूजन भी 100% वैलिड रहेगा। लेकिन आपको पता है ये जरूरी नहीं है ये ट्रू हो, ठीक है? द लॉजिक पाइप इज परफेक्टली बिल्ट इवन थ्रू द फैक्ट फ्लोइंग थ्रू इज द आर गार्बेज। भले कैसा भी फैक्ट हो लेकिन लॉजिकली करेक्ट है, ठीक है? तो ये वैलिड है। देन अल्टीमेट साउंडनेस एंड कोजेंसी। देखो मैंने आपको बताया कि डिडक्टिव हमेशा साउंड होता है और इंडक्टिव हमेशा कोजेंसी होता है। तो फाइनल टेस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स है, जो परफेक्ट स्ट्रक्चर है, परफेक्ट फैक्ट है। अब क्या है फॉर्मूला? द स्ट्रक्चर वैलिड प्लस ऑल प्रेमाइसेस आर 100% ट्रू इन रियल वर्ल्ड। याद रखिएगा स्ट्रक्चर भी वैलिड है और पूरा वो रियल वर्ल्ड में 100% ट्रू है, तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा साउंडनेस कहलाएगा। अगर आर्गुमेंट इनवैलिड है तो वो ऑटोमेटिकली अनसाउंड रह जाएगा। इफ इट इज वैलिड बट कंटेन इवन वन लाई, अगर वैलिड भी है सपोज करो आर्गुमेंट, लेकिन कुछ उसमें सच नहीं है, तब भी वो अनसाउंड कहलाएगा इसको, ठीक है? मैं इसको और फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। देन कम टू द कोजेंसी, इंडक्टिव गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर बोलो लॉजिक स्ट्रॉन्ग है, हाई प्रोबेबिलिटी है, और प्रेमाइसेस आर 100% ट्रू है रियल वर्ल्ड में, तो उसे क्या बोलेंगे? कोजेंसी बोलेंगे। इफ द डाटा इज फेक्ड और सैंपल साइज इज टू बिग, द आर्गुमेंट इज अनकोजेंट। अब इसको आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? यही मैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आर्गुमेंट क्या है मैंने आपको बताया, डिडक्टिव, इंडक्टिव। डिडक्टिव हमेशा रखना वैलिड इनवैलिड की फॉर्म में ही होते हैं। वैलिड जब आपका प्रेमाइसिस ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है और रियल वर्ल्ड में एग्जिट है तो वो साउंड कहलाएगा, ठीक है? ऐसे इंडक्टिव अगर नहीं है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। अब हमारा इंडक्टिव है तो वो हाई प्रोबेबिलिटी है तो वो स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, अगर वो रियल वर्ल्ड में सच है तो वो कोजेंट कहलाएगा। प्लीज इसको अच्छे से करना।
अब आते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट लॉजिकल स्टेटमेंट, जिसे कैटेगरियल प्रपोजिशन भी बोलते हैं, एनाटॉमी ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट। टीच तो अब आपको गोल क्या है, हमें 4 बिल्डिंग ब्लॉक प्रोपोजिशन पढ़ाने हैं बिफोर इंट्रोड्यूस द रूल, कि हमारी प्रोपोजिशन क्या है, ठीक है, ये पढ़ाना है कि क्या है, और ये बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सप्लेन, देखो अब आपको इंडक्टिव डिडक्टिव समझ में आ गया, ठीक है। अब आप क्या समझोगे, एक्सप्लेन दैट एवरी कैटेगरियल प्रोपोजिशन रिक्वायर 4 पार्ट, क्वांटिफायर, सब्जेक्ट टर्म, कॉपुला एंड प्रेडिक्शन। उन्होंने बोला कोई भी कैटेगरियल प्रोपोजिशन है, अभी हम है ना, उसके 4 पार्ट होते हैं, जैसे हम टेंस पढ़ते थे ना, ऐसे ही है, क्वांटिफायर, सब्जेक्ट टर्म, कैपुला एंड प्रेडिक्टिव टर्म। देखो अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, क्वांटिफायर क्या होता है, सब्जेक्ट टर्म क्या होता है, कैपुला क्या होता है, प्रेडिक्टिव टर्म क्या होता है। एग्जांपल सपोज करो, ऑल एचआर मैनेजर आर प्रोफेशनल। तो देखो ऑल मतलब क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है, ऑल, सम, इस तरीके से। तो क्वांटिफायर क्या हो गया, कि जो क्वांटिटी बताता है कि कितने लोग हैं, ठीक है, तो वो ऑल हो गया। देन सब्जेक्ट जो बोल रहा है, जो एक्चुअल में हम उसको अफर्म कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट टर्म किसके बारे में तो आपको बोला जा रहा है, तो एचआर मैनेजर, ठीक है, वो हो गया आपका सब्जेक्ट। कोपिला हमेशा रखना वर्ब जिसे बोलते हैं वो कोपिला होता है, ठीक है। देन प्रेडिक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है एचआर मैनेजर, तो मतलब एचआर मैनेजर क्या है, प्रोफेशनल है, तो वो प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम पढ़ें। काउंटिफायर मैंने आपको बताया, देन सब्जेक्ट, देन कोपिला, देन प्रेडिकेट, ये। अब हम क्या पढ़ेंगे, 4 स्टैंडर्ड टाइप्स, ठीक है, किस तरह के हमारे स्टेटमेंट होते हैं। जैसे अभी हमने बता दिया कि किस फॉर्म में होते हैं, कि क्वांटिफायर होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर हमारा आपका कॉपुला होता है, देन प्रेडिकेट होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किस तरह के हमारे यूनिवर्सल और पर्टिकुलर स्टेटमेंट होते हैं। तो आपको पता है ए होता है हमारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, याद रखिएगा, ए पॉजिटिव हुआ, देन इस तरह का होगा ऑल एस इज पी, ठीक है, जितने भी सारे सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे प्रेडिकेट होते हैं, ठीक है। देन यूनिवर्सल नेगेटिव, जैसे ई, नो एस इज पी, ठीक है। देन आई पर्टिकुलर अफर्मेटिव, ये पर्टिकुलर, जैसे सम एस इज पी, देन पर्टिकुलर नेगेटिव सम एस इज नॉट पी। तो कैसे याद रखना है आपको, जैसे ऐसे कर लेना है, ठीक है, ए के नीचे आपने क्या किया, इधर आपने ई करो, ठीक है। जैसे स्क्वायर पोजीशन अपोजिशन वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपका आई आ जाएगा, इस तरीके से याद रखना, और यहाँ पे आपका ओ आ जाएगा। तो याद रखिएगा, ये जैसे कि ऑल एनिमल, ऑल बर्ड्स आर एनिमल, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो गया। ऑल बर्ड्स आर नॉट एनिमल, देन नो बर्ड्स आर एनिमल, देन मतलब ई हो गया, मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव, कोई कुछ नहीं है। देन आई पर्टिकुलर अफर्मेटिव, सम बर्ड्स आर एनिमल, ठीक है, तो ये हमारा पर्टिकुलर हो गया। देन सम बर्ड्स आर नॉट एनिमल। तो इस तरीके से इन चीजों को आप याद करिएगा, इस तरह के हमारे स्टैंडर्ड टाइप्स होते हैं स्टेटमेंट के। देन अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। देखो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कि सबसे पहले आप शॉर्ट ट्रिक में आपको कुछ भी करने से पहले आप उनको क्लैरिफाई करो कि कौन क्या बोलना आ रहा है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगी और प्लीज आप उसे माइंड में रखिएगा। अगर आपको ये ट्रिक आ गई तो आपको कहीं भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 10 सेकेंड्स में आप इवन फेलिसी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 100% पूछता है आपसे एग्जाम्पल में, 100%। देखो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 100% कवरेज, कोई चीज है वो 100% हो रही है, ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। इफ स्टेटमेंट मेक ए फैक्चुअल क्लेम अबाउट एवरी सिंगल मेंबर ऑफ क्लास, हर क्लास के मेंबर, तो इसका मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। इफ इट ओनली रिफर टू फ्रैक्शन पार्शियल, इसका मतलब वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सारा कोई सब्जेक्ट हो या प्रेडिकेट हो पूरा 100% इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट बोलेंगे। तो इस गोल्डन वर्ड को याद कर लो, ASEBINOP। देखो ए है हमारा, उसमें क्या है हमारा, सिर्फ सब्जेक्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे उसने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल क्या बोलता है, ऑल बर्ड्स आर एनिमल, तो ऑल बर्ड्स मतलब सब्जेक्ट है वो 100% एनिमल है, मतलब वो जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट है। और तो इसमें एक ही होगा डिस्ट्रीब्यूट, एनिमल नहीं हो सकते, प्रेडिकेट क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि एनिमल में तो बहुत सारी चीजें आती है ना। तो सिर्फ सपोज करो ये हमारा एनिमल का वेन डायग्राम है, एक वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देन इसमें हमारी वर्ड्स है, तो इसका मतलब ए ये हमारा सब्जेक्ट
100% डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। देन दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ई और बी। मैंने आपको बताया था जो ए होता है वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, ई होता है जो हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है, प्रपोजिशन। अब इसने बोला नो बर्ड्स आर एनिमल, मतलब अब कोई भी बर्ड एनिमल नहीं है, तो मतलब इनका और इसमें अलग अलग है कंप्लीट, इसका मतलब दोनों हमारे 100% डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ई से हमारा बोथ टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। देन आई का मतलब क्या होता है, सम, ठीक है, सम होता है। तो अब इसने कहा सम बर्ड्स आर एनिमल, तो इसका मतलब ये सम बर्ड्स हैं और ये एनिमल। तो अब आपको पता नहीं है ना, तो एनिमल डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि ये कॉमन आ रहा है, इसमें कोई भी 100% पूरा नहीं है, तो डेट्स वाई इसमें कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। देन ओपी डिस्ट्रीब्यूट प्रेडिकेट ओनली। अब इसने बोला सम एनिमल आर नॉट वर्ड, ठीक है, जब तो इसमें क्या है कि जो एनिमल है वो सम है पर वर्ड नहीं है, वो 100% है, ठीक है, तो इसलिए ये प्रेडिकेटेड ओनली है। तो आपको जितना मैंने बताया ना उतना भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको शॉर्टकट बता, तो आप इसको याद कर दो, सिर्फ इसको याद करो। ए के नीचे आप याद रखो एस, ए के साथ लिखो एस, सिर्फ सब्जेक्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड। देन ई के साथ लिखो आप बी, क्योंकि इसके साथ बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब्जेक्ट एज वेल एज प्रेडिकेट। देन आई के साथ लिखो एन, इसके पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर आई जैसा सेंटेंस हो, जैसे कहीं ऑल जैसा हो, तो सिर्फ सब्जेक्ट रखिएगा, तो आपको कोई भी लॉजिक नहीं लगाना। ई में आपको बस ये तो पता है ना, ई में नॉट होता है, ठीक है। देन आई में एन, मतलब कोई भी नहीं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देन ओ में हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। तो ये टर्मोलॉजी याद करो, ए एस ई बी आई एन ओ पी, या फिर ऐसे फ्लो में जाओ, ई में सब्जेक्ट है, पहले में सब्जेक्ट है, देन हमारे में बोथ है, देन नेदर है, देन प्रेडिकेटेड है, मतलब एक प्रपोजिशन बनाओ, उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी होगी। प्लीज इस शॉर्टकट को याद रखो, और जिससे कि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन कम टू द क्लासिकल स्क्वायर अपोजिशन। ये पेपर का, एनटीए पेपर का सबसे बड़ा फेवरेट टॉपिक है, स्क्वायर अपोजिशन। यहाँ से 2 मार्क्स पक्के हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि क्या होता है। स्क्वायर अपोजिशन मैप है जो बताता है कि हाउ द ट्रूथ ऑफ फास्टली वन प्रपोजिशन स्ट्रिक्टली डिक्टेट द ट्रूथ फास्टली अबाउट द स्टेटस ऑफ अदर। उन्होंने बोला कि एक जो स्टेटमेंट है सही है गलत है, वो कैसे दूसरे को सही और गलत के स्टेटस को बताता है, ठीक है। तो सपोज करो हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे इसे। पहले आप समझ लो कि जो टॉप कॉर्नर होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से स्क्वायर पोजीशन होती है। तो पहला हमारा आ गया यहाँ पे ए, ठीक है, ए हो गया यूनिवर्सल फॉर्म। अब आपको ये तो पता है ना, जो ऑल एनिमल आर बर्ड्स, जितने भी यूनिवर्सल अग्री करते हैं वो ए आएंगे। ई का मतलब होता है नो, जो कि सब में सेम है, अभी हमने जस्ट पढ़ा। देन यहाँ पे हमारा आई का मतलब होगा सेम, देन ओ का मतलब होगा सेम नॉट। ये होती है हमारी स्क्वायर अपोजिशन, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं आपको बताऊं कंट्राडिक्टरी, ठीक है, तो कंट्राडिक्टरी क्या हो गए, ए टू ओ और ई टू आई, ये हमारे कंट्राडिक्टरी हो गए। कंट्रारी टॉप हेरिजेंटल, कंट्रारी किसे बोलते हैं, इन्हें, इसे बोलेंगे। सब कंट्रारी मतलब इनको तो याद रखना पड़ेगा टर्मिनोलॉजी, हमारा बॉटम हॉरिजेंटल है, और सम अल्टरनेटिव ए टू आई एंड ई टू ओ। अब इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो ये इसका कंट्राडिक्ट है, ठीक है, ये इसका कंट्राडिक्ट है, ओके। कंट्राडिक्टरी हमारे कौन हो गए, ए और ओ और ई और आई आपस में ये पक्के दुश्मन है, ये एक दूसरे कभी भी, अगर एक ट्रू है तो दूसरा डेफिनेटली 100% फॉल्स होगा। याद रखिए कंट्राडिक्टरी से हम कुछ और समझ लेते हैं। सपोज कोई बोले कि ऑल एनिमल आर बर्ड, फिर बोले नॉट एनिमल आर वर्ड, सम नॉट एनिमल आर वर्ड्स, इसका मतलब अगर ये ट्रू है तो आपका वो कभी ट्रू नहीं हो सकता, एक साथ ये ट्रू नहीं हो सकते और एक साथ ये फॉल्स नहीं हो सकते। इस कंट्राडिक्टरी को हमेशा रखना, ठीक है, अगर एक ट्रू है तो दूसरा हमारा फॉल्स होगा। देन अब आते हैं कंट्रारी, कंट्रारी होते हैं, इससे बोलते हैं हम कंट्रारी, ठीक है, ए और ई। तो इसका मतलब है ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, क्योंकि आप कॉमन सेंस की बात है, ऑल एनिमल आर वर्ड देन नो एनिमल आर वर्ड, अगर एक चीज सही है तो दूसरी चीज को गलत होना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, एक साथ दोनों
ट्रू नहीं हो सकते, पर हाँ एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, दोनों गलत हो सकते हैं पर ट्रू एक साथ नहीं हो सकते, तो ये क्या है, फॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, देन अब आते हैं सब कंट्रारी। सब कंट्रारी होते हैं आई आपको पता है सम है, वो हमारा सब नॉट है, इसे बोलते हैं सब कंट्रारी। सब कंट्रारी क्या होता है, ये ऊपर वाले का उल्टा है कि ये दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते पर ट्रू हो सकते हैं, सम और सम नॉट ट्रू हो सकते हैं लेकिन फॉल्स नहीं हो सकते। ठीक है, अब हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जहां बच्चे प्रॉब्लम में आते हैं वो है सब अल्ट्रेशन, मतलब ये वाले पार्ट सब अल्ट्रेशन। ठीक है, ये वाला पार्ट है हमारा। तो अगर सपोज करो, हमेशा याद रखना ट्रूथ फ्लो डाउन, हमेशा ट्रू क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। ठीक है, सच्चाई नीचे आती है, अगर ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाला भी सम ट्रू होगा। ठीक है, फॉल्सली फ्लो अप, झूठ ऊपर जाता है। सपोज करो नीचे वाला फॉल्स है तो क्या होगा, अगर नीचे वाला सम फॉल्स है तो ऊपर वाला डेफिनेटली फॉल्स होगा। ठीक है, ये अगर फॉल्स नीचे आया तो ट्रुथ ऊपर जाएगा, तो आंसर डाउटफुल। हमेशा याद रखना, अगर ऊपर वाला सच है तो नीचे वाला भी सच होगा, अगर नीचे वाला फॉल्स है तो ऊपर वाला भी फॉल्स होगा। अगर नीचे फॉल्स नीचे आएगा, ऊपर वाला फॉल्स है तो आपका जो डाउटफुल या अनडिटरमाइंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। अब हम इसको और डिटेल में स्टडी करते हैं क्योंकि इसमें आप स्किप नहीं कर सकते कभी भी। देखो कंट्राडिक्टरी मैंने आपको बता दिया, कंट्राडिक्टरी कौन होते हैं, ए ओ या ई, जो आपस में ए से डायगोनल के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो अब क्या रूल है, दे एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं, दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू और कैन नॉट बी बोथ ऑफ फाल्स, या तो एक साथ ये ना तो ट्रू हो सकते ना एक साथ ये मतलब गलत हो सकते। अगर एक ट्रू है तो 100% हमारा फॉल्स होगा, ऐसे वैसी वर्से है। देन एग्जाम्पल, इफ A is true, suppose all strike are legal, then O क्या है, some strike are not legal, तो ये 100, अगर ये ट्रू है, ये वाला स्टेटमेंट अगर ट्रू है ये वाला, तो O वाला हमारा 100% फॉल्स होगा। ठीक है, देन कम टू द EI कंट्राडिक्शन क्या होता है, E का मतलब होता है नो, ठीक है, I का मतलब होता है सम। ठीक है तो अगर सपोज करो इफ E मतलब नो लॉकआउट और जस्टिफाइड, अगर ये फॉल्स है तो सम लॉकआउट और जस्टिफाइड डेफिनेटली ट्रू हुआ। बस आपको इतना याद रखना है कि प्लीज कुछ भी कंफ्यूज मत होना, आप बस ये रखना अगर एक ट्रू है तो दूसरा 100% फॉल्स होगा कंट्राडिक्टरी में। ठीक है, देन कम टू द कंट्रेरी। कंट्रेरी क्या हो गया आपका, द टॉप रूल यूनिवर्सल ओनली। ठीक है, जहां हम इस तरीके से बोलते हैं ऊपर का A to E, यही है हमारा कंट्राडिक्टरी। ये बोलता है बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, ऑफ कोर्स नहीं हो सकता, आप कॉमन सेंस लगाओ, ऑल वर्ड्स आर एनिमल, नो वर्ड्स आर एनिमल, कैसे ट्रू हो जाएंगे, बट यस फॉल्स हो सकते हैं। तो ये एक साथ ट्रू नहीं हो सकते बट एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। इफ ए इज ट्रू देन ई इज फॉल्स, ठीक है, बट नो एचआरिस्टिक मस्ट बी फॉल्स। तो आपको मैंने बता दिया फॉल्स हो सकते हैं बट ट्रू नहीं हो सकते। इफ ए इज फॉल्स ई इज डाउटफुल, बिकॉज if it is false all H are strict we don't automatically know none are maybe। तो याद रखिएगा इसमें आपको A और E का पेयरिंग इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, देन सब कंट्रारी। अब ऊपर का हमारा AE का आया, नीचे का आता है IO का आया। ठीक है, ये होता है सब कंट्रारी। इसमें उसका उल्टा है, आप एक को याद करो दूसरा जस्ट अपोजिट है। इन्होंने बोला कि ये गलत नहीं होते एक साथ पर एक साथ ट्रू हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जैक्ट रिवर्स द कंट्रेरी रूल, इन्होंने बोला सिर्फ इफ आई इज फॉल्स ओ इज डेफिनेटली ट्रू, अगर एक गलत है तो दूसरा 100% सही होगा, लेकिन अगर एक सही है तो दूसरा हमारा डाउटफुल है, अंडरमाइन है, वो भी ट्रू हो सकता है, उसमें हमें डाउट है। तो इस तरीके से हमारा सब कंट्रेरी होगा। देन अब आते हैं सब अल्ट्रेशन वर्टिकल रूल। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हमारा A है, नीचे हमारा क्या आया I, देन E का आया O। तो अफर्मेटिव A to I क्या होता है, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव है ना, एक ऑल है एक सम है। E का क्या है नेगेटिव, नॉट और सम नॉट। तो इसमें क्या होता है हमेशा याद रखना ट्रू फ्लो डाउन, फास्ट फ्लो अप। ठीक है, इस तरीके से होता है। सपोज करो ऑल हमारा सही है तो नीचे वाला भी हमारा सही होगा। तो अगर इफ यूनिवर्सल टॉप इज ट्रू पर्टिकुलर बॉटम इज डेफिनेटली ट्रू, इफ ए इज ट्रू, ठीक है, ऑल फैक्ट्री रिक्वायर सेफ्टी ऑफिसर, देन आई इज ट्रू, सम फैक्ट्री रिक्वायर सेफ्टी ऑफिसर। फाल्स फ्लो अपवर्ड, अगर नीचे वाला गलत है
पर्टिकुलर बॉटम इज फॉल्स है, तो यूनिवर्सल 100% आपका गलत होगा। तो सम वेजेस आर डिले देन इज फॉल्स, नो वेजेस आर डिले। तो इट डज नॉट वर्क इन रिवर्स, ये कोई वर्स याद रखना, ये उल्टा काम नहीं करता, आपको जस्ट अपोजिट नहीं पढ़ना। अगर याद रखो इफ यूनिवर्सल इज फॉल्स है, ठीक है, तो पर्टिकुलर डाउटफुल है, फोर्स, क्योंकि जो फोर्स है वो कभी फ्लो डाउन से नहीं आता, तो हम इसे क्या बोलेंगे, डाउट है। अगर ऊपर वाला ही गलत है तो नीचे में तो हमें डाउट है, तो हम इसमें नहीं लिखेंगे। अगर पर्टिकुलर हमारा ट्रू है तो यूनिवर्सल हमारा डाउटफुल है, क्योंकि ट्रूथ कभी भी हमारा नीचे से ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप अब ये आपको अच्छे से पता चल गया। अब मैं आपसे अगर बोलूं तो देखो, ये दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं लेकिन ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है। ये अगर एक ट्रू है तो एक फॉल्स होगा, ये दोनों एक साथ ना तो फॉल्स हो सकते ना ट्रू हो सकते, ये दोनों कंट्राडिक्टरी, ठीक है। देन ये एक साथ ट्रू हो सकते हैं लेकिन फॉल्स नहीं हो सकते। ये अगर ये हमारा ट्रू है तो आई 100% ट्रू होगा, ठीक है, बट अगर आई हमारा फॉल्स है तो ए 100% फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है। आई होप आप सबका क्लियर हो गया हो। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कुछ एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पूछ लेता है, जिसने बोला विच टू प्रपोजिशन कैन नॉट बोथ बी फॉल्स बट कैन बोथ बी ट्रू। तो अब इसका क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे ई होता है, तो इनमें से दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते पर ट्रू हो सकते। तो आपको पता है ये होते हैं हमारे सब कंट्रेरी, जैसे ये हमारा ए है, जैसे मैंने आपको बताया ये हमारा ई है, ठीक है, ये हमारा ई है, देन ये हमारा आई है एंड ये हमारा ओ है। तो जो ये दोनों एक साथ सच हो सकते हैं लेकिन गलत एक साथ नहीं हो सकते, तो सब कंट्रारी, ठीक है। देन दूसरा इफ सम एस इज पी एज इट ट्रू, उन्होंने बोला कि कुछ एस हमारे जो पी हैं वो ट्रू हैं, तो अब ऑल एस इज पी क्या होगा, तो मैंने आपको बताया डाउटफुल, क्योंकि ट्रूथ हमेशा नीचे आता है। अगर ऊपर वाला सही है तो 100% ये सही होगा, अगर नीचे वाला सही है तो आपको डाउट है कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है। अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, मूड एंड फिगर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपको पता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या मूड है क्या फिगर है। तो अब हमने क्या देखना है कि सबसे पहले आपको पता कोई भी कैटेगरी सिलोजिज्म होगी उसके 3 स्टेटमेंट होंगे। पहला मेजर प्रेमाइसिस, देन आपका माइनर प्रेमाइसिस, देन आपका कंक्लूजन, 3 टर्म होंगे। टू फाइंड द मूड एंड फिगर यू मस्ट आइडेंटिफाई द टर्म फर्स्ट। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ भी निकालना है तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो माइनर टर्म है उसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट देना पड़ेगा। जो मेजर टर्म है उसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, प्रेडिकेट देखना पड़ेगा, और मिडिल टर्म में एम देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि जो माइनर टर्म है जो सब्जेक्ट है वो कंक्लूजन का सब्जेक्ट है, ठीक है, माइनर टर्म हमेशा कंक्लूजन का सब्जेक्ट रहता है, हमेशा याद रखना। मेजर टर्म क्या होता है, प्रेडिकेट होता है कंक्लूजन का, ठीक है, जो भी कंक्लूजन है उसका जो प्रेडिकेट होगा वो हमारा मेजर टर्म होगा। और जो मिडिल टर्म है वो हमेशा बोथ प्रेमाइसिस में होगा लेकिन कंक्लूजन में नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रही हूँ। देखो मैं हमेशा, आप ये करो, अब आप ढूंढोगे कैसे मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, तो याद रखना जो आपका कंक्लूजन है ना उसका जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा माइनर टर्म होगा, और कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होगा वो हमारा मेजर टर्म होगा, और मिडिल टर्म जो होगा प्रेमाइसिस में होगा लेकिन कंक्लूजन में नहीं होगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। सपोज करो प्रेमाइसिस 1 है ऑल एचआर मैनेजर आर प्रोफेशनल, ठीक है। देन दूसरा है सम रिक्रूटर आर एचआर मैनेजर, देन कंक्लूजन है सम रिक्रूटर आर प्रोफेशनल। सबसे पहले मिडिल टर्म देखो, सबसे इजी, क्योंकि हमें कभी भी मूड ऑफ फिगर निकालते हैं तो हमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है फिगर निकालने के लिए, सिर्फ मिडिल टर्म को ढूंढने की जरूरत है। तो मिडिल टर्म जैसे मैंने आपको बताया दोनों प्रेमाइसिस में कॉमन होगा, जो प्रेमाइसिस 1 में भी होगा प्रेमाइसिस 2 में भी होगा। तो आपने देखा होगा जो मिडिल टर्म है वो एचआर मैनेजर एंड एचआर मैनेजर, तो ये क्या हो गया हमारा मिडिल टर्म हो गया, ठीक है, मिडिल टर्म हो गया। देन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ मिडिल टर्म निकल आया। देन माइनर टर्म कौन सा है, सब्जेक्ट, तो कंक्लूजन का रिक्रूटर है वो हमारा माइनर टर्म हो गया, और आपका जो प्रोफेशनल है जो प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन है वो हमारा मेजर टर्म होगा। तो इस तरीके से अब हम मूड एंड फिगर निकालेंगे, ठीक है। देखो माइनर हमेशा सब्जेक्ट होगा कंक्लूजन का, और जो मेजर होगा वो कंक्लूजन का प्रेडिकेट होगा, और जो प्रेमाइसिस 1 और प्रेमाइसिस 2 में जो कॉमन होगा शब्द वो हमारा मिडिल टर्म होगा। देन कम टू द हाउ टू डिटरमाइन द मूड। अब हम मूड निकालते कैसे हैं, सीक्वेंस होता है प्रपोजिशन का, जैसे कि आपने पता है ए आई ओ, अब हमने पढ़ लिया ए मतलब ऑल, आई मतलब नो, आई ए मतलब ऑल, ई मतलब नो, आई मतलब
सम, देन ओ मतलब सम नॉट। एक स्टैंडर्ड ऑर्डर में पढ़ा है, तो आपको पता है स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है, नॉन नेगोशिएबल है, ऐसा ही होना चाहिए। मेजर प्रेमाइसिस होगा वो मस्ट कंटेन द मेजर टर्म प्रेडिकेट, ठीक है। जो भी हमारा एक प्रेमाइसिस है वो हमारा क्या रखेगा, उसमें मेजर टर्म होगा हमारा प्रेडिकेट। माइनर प्रेमाइसिस में माइनर टर्म होगा सब्जेक्ट, देन कंक्लूजन होगा। और कंक्लूजन मैंने आपको बताया, जो कंक्लूजन का सब्जेक्ट होगा वो माइनर टर्म होगा, प्रेडिकेट होगा वो मेजर टर्म होगा, ठीक है। इस तरीके से ये यही फॉर्मेट होता है कि मेजर टर्म क्या है और माइनर टर्म किस तरीके से। अब देखो एग्जामिनर क्या करता है, प्रेमाइसिस 1 प्रेमाइसिस 2 सबको स्वैप कर देता है। अब आपको सबसे पहले ऑलवेज चेक द कंक्लूजन फर्स्ट। सबसे पहले आप क्या करो, कंक्लूजन को देखो, सब भूल जाओ। कंक्लूजन आपको पता है कि क्या होता है कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में फर्स्ट आइडेंटिफाई करो सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, देन उनको प्रेमाइसिस में रीअरेंज करो लेटर देखने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, ऑल HR मैनेजर आर प्रोफेशनल, तो आपको पता है ऑल है मतलब ये ए है, देन सम रिक्रूटर आर HR मैनेजर, देन आई सम रिक्रूटर आर प्रोफेशनल आई, तो आपको पता चल गया ये क्या है, ये आई है। अब आपको इसमें क्या देखना है, कंक्लूजन पे आओ। कंक्लूजन में क्या है पता है आपको, जो ये है हमारा ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और प्रोफेशनल हमारा क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। तो आपको पता है जो माइनर टर्म है उसमें ये सब्जेक्ट होता है ना, और मेजर टर्म में प्रेडिकेट होता है। तो मेजर टर्म क्या है हमारा ये, और ये हमारा प्रेडिकेट है। तो इस तरीके से आप मोड निकाल सकते हो। तो अब आपको पता चल गया सम, तो ये मोड हो गया हमारा AI, क्योंकि ए का मतलब ऑल होता है, आई का मतलब सम होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर प्रॉपर दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हो, अगर नहीं दिया हुआ तो आप उसे सेट कर सकते हो, ठीक है। अब हम मूड तो आ गया कि मूड इस तरीके से लिखते हैं, देन फिगर कैसे निकालते हैं। फिगर इज डिटरमाइंड एंटायरली बाय लोकेशन। सिर्फ मिडिल टर्म को देखो दोनों प्रेमाइसिस में, उसके बेसिस पे हमारी 4 शेप होती हैं, इजीली है। अब मिडिल टर्म आपको पता है ना, सब जो हमारा 2 प्रेमाइसिस होते हैं उनमें कॉमन होता है, दोनों में आएगा, कंक्लूजन में नहीं आएगा, ये इसकी कंडीशन है। तो अब आपने देखा 4 पॉसिबल शेप हो सकती हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो, डिक्टेट द फिगर नंबर। सबसे पहले फिगर 1, एम इज द सब्जेक्ट, P1 प्रेडिकेट ऑफ P2। अगर सपोज करो जो हमारा एम है, एम क्या है आपका, मिडिल टर्म है, तो अगर वो सब्जेक्ट है प्रेमाइसिस 1 का, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, और P2 का वो प्रेडिकेट है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, इस तरीके से, ठीक है, ओके है ना। तो अगर क्योंकि कॉमन बोला, उसने ये नहीं बोला कि सब्जेक्ट को प्रेडिकेट होना चाहिए, उन्होंने बोला दोनों प्रेमाइसिस में कॉमन है। अगर दोनों प्रेमाइसिस में ऐसा होगा कि सब्जेक्ट जो एम है वो सब्जेक्ट है हमारे प्रेमाइसिस 1 का और प्रेडिकेटेड है प्रेमाइसिस 2 का, तो आपका एरो याद रखिएगा ऐसे बनेगा, ठीक है। पहला फिगर 2 है, अगर एम प्रेडिकेट है बोथ प्रेमाइसिस में, लेकिन कॉमन तो है ना, जो हमारा प्रेडिकेट है दोनों प्रेमाइसिस में, सब्जेक्ट में भी और उसमें भी, मेजर प्रेमाइसिस 1 में भी और प्रेमाइसिस 2 में भी। तो अब आपका कैसे बनेगा, राइट अलाइन बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपका, मैंने आपको बोला कि एम प्रेडिकेट है, सपोज करो कि ये आपका कोई सेंटेंस है, देन यहाँ पे हमारा एम आया, ठीक है, देन दूसरा भी प्रेमाइसिस 2 है, यहाँ पे भी हमारा एम आया, देन अब ये कैसा निशान बनेगा, ऐसे बनेगा ना, करेक्ट बनेगा, राइट अलाइन बनेगा, ठीक है। तो ये फिगर 2 हो गया। देन कम टू द फिगर 3, लेफ्ट अलाइन। एम इज द सब्जेक्ट है बोथ प्रेमाइसिस में, अगर उसने बोला कि एम सब्जेक्ट है, तो अब एम ये सब्जेक्ट हो गया दोनों प्रेमाइसिस में, तो ये हमारा आ गया यहाँ। देखो ये हमारे में प्रेडिकेट है, तो ये लाइन ऐसे बनी, ठीक है। देन ये हमारा सब्जेक्ट है दोनों प्रेमिसेस में मिडिल टर्म, तो ये लाइन ऐसे बनी। देन एम इज द प्रेडिकेटर ऑफ P1 सब्जेक्ट ऑफ P2। अगर सपोज करो एम है वो प्रेडिकेट है P1 का, ठीक है, प्रेमिसिस 1 का, और सब्जेक्ट है प्रेमिसिस 2 का, तो ये। अब आपकी लाइनें क्या बन के आई फिगर की, पहली आई ये, देन ये, देन ये, देन ये, तो ये हमारे इस तरीके से। तो फिगर 1 हमारा ये हो गया, देन फिगर 2 हो गया, फिगर 3 हो गया, फिगर 4 हो गया। तो प्लीज इस चीज को अच्छे से समझो, अगर नहीं आई तब भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ये हमारे फिगर। अब ये मैंने आपको बता दिया। अब कंक्लूजन, सिर्फ आपको क्या देखना है, कंक्लूजन देखना है। आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, आपको पता है जो उसका सब्जेक्ट होगा वो माइनर टर्म का होगा, एंड प्रेडिकेट होगा मेजर टर्म, ठीक है। तो अब आपको ये भी पता है माइनर टर्म कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है, और प्रेडिकेट जो होता है कंक्लूजन का वो मेजर टर्म होता है। अब मिडिल टर्म कैसे करना है,
कि जो हमारे कंक्लूजन में जो टर्म नहीं हो लेकिन हमारे प्रेमाइसिस में दोनों में हो रही हो। तो अब आपने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करो, मिक्स्ड और प्रेमाइसिस कंटेनिंग पी लिस्टेड फर्स्ट, इफ इट इज नॉट उसे द्वारा से लिखो, राइट डाउन AIO लेटर आर मूड, देन लुक एट द पोजीशन एंड ड्रॉ इन लाइन फिगर। सबसे पहले मूड लिखो AII, देन उसके फिगर लिखोगे, मिडिल टर्म कहाँ आ रहा है, मिडिल टर्म के बाद ऐसे ऐसे आप लाइन कर सकते हो, ठीक है, ये हमारा है। अब देखो हम पी वाई प्रैक्टिसेस देखते हैं। सपोज करो कोई प्रोमाइसिस है, ठीक है, अगर वो ये बोल रहा है आपसे कि प्रोमाइसिस 1 कह रहा है नो इलीगल स्ट्राइक आर प्रोटेक्टेड एक्ट, ठीक है, देन दूसरा बोल रहा है कि नो वॉलेंट प्रोटेस्ट आर प्रोटेक्टेड एक्ट, ठीक है, नो वॉलेंट प्रोटेस्ट आर इलीगल स्ट्राइक। तो सबसे पहले इनका मूड देखो, नो का मतलब होता है ये ई है, ठीक है, देन P2 क्या कह रहा है, ऑल मतलब ए है, ठीक है, देन नो मतलब ये, तो मूड हमें निकालना आ गया। देन अब आप उसको एनालिसिस करो कि फिगर जो बोला है प्रोटेक्टेड, अब दोनों देखो प्रेमाइसिस में, दोनों प्रेमाइसिस में कौन सी चीज कॉमन है, तो आपने देखा जो प्रेमाइसिस 1 है उसमें प्रोटेक्टेड एड और प्रेमाइसिस 2 में जो प्रेडिकेट है दोनों हमारे कॉमन है, ठीक है, ओके। देन अब आपको पता चल गया ये कौन सा है, आपका फिगर 2 है, जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से फिगर 2 में आता है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो आपका मूड क्या होगा, फाइनल आंसर EAE, मूड एंड फिगर 2, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, इस तरीके से लाइनिंग के थ्रू अगर आप याद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन कम टू द फैलेसी। फैलेसी क्या होती है, जब आप रीजनिंग निकालते समय कौन कौन से आपके एरर हो जाते हैं। पहले सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे फॉर्मल वर्सेज इनफॉर्मल फैलेसी में क्या डिफरेंस है। तो आपको पता है कि हमें सबसे पहले फ्लो स्ट्रक्चर और कंटेंट बेसिस डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि इसमें क्या कमी है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे कमी है, कंटेंट के बेसिस पे। जो फॉर्मल फैलेसी होती है वो हमारी स्ट्रक्चरल बेसिस पे होती है। द एरर इन द डिजाइन ऑफ आर्गुमेंट, जो एरर बनाए ना प्रेमाइसिस 1, प्रेमाइसिस 2 और कंक्लूजन, उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसे फॉर्मल फैलेसी बोलते हैं। यू डू नॉट इवन नीड टू अंडरस्टैंड, आपको वर्ड ही समझ, सबसे पहले आप उसमें देखो कि स्ट्रक्चर सही है। इफ द AEIO रूल, डिस्ट्रीब्यूशन रूल आर ब्रोकन, इट इज द फॉर्मल फैलेसी। अगर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रूल है, मैंने आपको बताया ना, डिस्ट्रीब्यूशन रूल बता दिया ना मैंने आपको क्या होता है, कि सपोज करो, देखो मैं फिर से बता रही हूँ प्लीज, अगर इस तरह का है तो वो ट्रू है। पहले सबसे पहले आपको क्या देखना है, मैंने क्या बोला आपको, डिस्ट्रीब्यूशन रूल कहाँ काम आएगा, फैलेसी में काम आएगा। तो मैंने आपको बोला अगर A है ऑल, तो इसका मतलब जो इसका सिर्फ सब्जेक्ट होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, E का मतलब बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है, देन I का नेदर, कोई भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, और O का सिर्फ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखो, अगर इन चीजों में कोई एरर हो रहा है इसका मतलब फॉर्मल फैलेसी है। इनफॉर्मल फैलेसी क्या होगी आपकी, कंटेंट, द स्ट्रक्चर माइट लुक फाइन, अगर आपको स्ट्रक्चर सही लग रहा है बट मीनिंग ऑफ वर्ड, लॉजिक, इंटेंट सब मैनिपुलेटिव है, यू हैव टू रीड द अंडरस्टैंड कंटेक्स्ट इन द केस। सबसे पहले आप उसका स्ट्रक्चर देखो, देन उसको लगता है एवरीथिंग इज फाइन अकॉर्डिंग टू एनालॉजी, जो हमने एनाटॉमी पढ़ी थी सिलोजिज्म की। अब आप क्या देख रहे हो, उसका इनफॉर्मल फैलेसी, उसका मीनिंग देखो। अब हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मल फैलेसी। तो अब आपको पता चल गया डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हमने अभी पढ़े थे कि कौन डिस्ट्रीब्यूटेड है कंप्लीटली, कौन नहीं है, तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे मिडिल टर्म देखते हैं। अगर मिडिल टर्म आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब वो हमारी फैलेसी है, क्योंकि मिडिल टर्म क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब जो सब्जेक्ट होता है, जो हमारा ये सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट हो गया, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने का काम क्या करता है, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म कैसा होना चाहिए, फुली सपोर्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, एटलीस्ट वन साइड तो होना चाहिए। तो अगर एम दोनों साइड से प्रेमाइसिस से अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपका ब्रिज क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कैसे हैक कर सकते हैं इसे रोकने के लिए, सबसे पहले मिडिल टर्म फाइंड आउट करो बोथ प्रेमाइसिस में। आपको पता है कि दोनों प्रेमाइसिस 1, प्रेमाइसिस 2 दोनों में हमारा मिडिल टर्म होता है और कंक्लूजन में हमारा नहीं होता। अब उनकी पोजीशन देखो, प्रपोजिशन टाइप AEIO कैसे है, ठीक है, देन ये वाला रूल लगाओ। ए अगर आपका ए है तो अफर्मेटिव है, तो उसमें सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर ई में तो दोनों होंगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट, आई में दोनों में से कोई नहीं होगा, और ओ में सब नॉट में हमारा प्रेडिकेट होगा डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अगर इनमें से कहीं भी एक बार भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो वो अप्लाई मान, तो वो फैलेसी नहीं है। अगर नहीं है तो वो फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल हो जाएगी। एक एग्जांपल के थ्रू समझती हूँ मैं।
समझाती हूँ आपको। ऑल मैनेजर आर ग्रेजुएटेड, तो अब आप समझ गए ऑल है, ए है, तो ए में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब्जेक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब इसमें जो होगा वो मैनेजर आपका होगा डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और दूसरा है हमारा ऑल क्लर्क आर ग्रेजुएटेड, तो अब जो हमारा ऑल है इन दोनों में क्या होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इसमें क्या है हमारा जो मिडिल टर्म कौन है, आपको पता है प्रीमाइस 1 में ग्रेजुएटेड है, प्रीमाइस 2 में भी ग्रेजुएटेड है, मतलब ये हमारा मिडिल टर्म है, लेकिन आपको पता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऑल क्लर्क आर मैनेजर, इट मीन्स आपकी फैक्टरेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल है, ठीक है। समझ में आ गया, जब मिडिल टर्म अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ, दोनों में से कॉमन में एटलीस्ट वन साइड नहीं हुआ, तो वो फैलेसी कहलाएगी। देन इन दोनों में मिडिल टर्म नहीं है, कनेक्शन ब्रेक हो गया, देन ये फैलेसी। हम क्या देखेंगे फॉर्मल फैलेसी में इलिसिट मेजर और इलिसिट माइनर क्या होता है, मतलब जो लॉजिकली करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इसे फेक प्रमोशन फैलेसी भी बोलूं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक टर्म कैन नॉट 100% कवरेज, सपोज करो कोई भी टर्म 100% कवरेज नहीं है, कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो अगर वो सिर्फ पार्शियल कवरेज है प्रीमाइसिस में, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रमोटर टर्म। में एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, सपोज करो कोई प्रीमाइसिस आपका क्या कह रहा है, आपका प्रीमाइसिस ने बोला कि ऑल, मतलब कोई ऑल एनिमल आर, ये बोला ऑल इंजीनियर आर प्रोफेशनल, ठीक है। तो अगर इसमें क्या हो गया कि जब आपको पता है कि जब ऑल वाले जो टर्म होते हैं, जो हमारा ए होता है उसमें सिर्फ सब्जेक्ट ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जो प्रोजेक्ट हमारा जो प्रेडिकेट होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड, सिर्फ एक होता है, मतलब इंजीनियर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब प्रोफेशनल हमारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पहला। दूसरा, नो एचआर आर इंजीनियर, नो एचआर में आपको पता है बोथ होते हैं, मतलब एचआर भी है और इंजीनियर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन इसने लिखा कंक्लूजन में नो एचआर आर प्रोफेशनल। जब एक बात बताओ, जब प्रोफेशनल ऊपर हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अब नीचे कैसे ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम है ना, इसमें स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ गई ना। तो सपोज करो अगर कोई चीज ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो नीचे डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हो सकती है, तो यही है इसका टर्मिनोलॉजी। तो मेजर में क्या होता है कि अगर कोई चीज 100% कवरेज है कंक्लूजन में है या नहीं है, लेकिन वो प्रीमाइसिस में नहीं है, प्रीमाइसिस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम यहाँ पे इलिसिट टर्मिनोलॉजी आती है। इलिसिट मतलब होता है अवैध, मतलब लॉजिकली करेक्ट नहीं होता। अब दो तरह के इलिसिट होते हैं हमारे, मेजर और माइनर। जब आपका एरर मेजर टर्म में हो, मतलब जब आपका एरर किस में हो, प्रेडिकेट में हो। प्रेडिकेट पता आपको क्या होता है, कंक्लूजन का जो होता है हमारा मेजर टर्म कौन होगा, कंक्लूजन का प्रेडिकेट ही मेजर टर्म होता है, ठीक है। और जो कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है हमारा माइनर टर्म, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब इसने बोला जब मेजर टर्म में प्रॉब्लम आए तब वो इलिसिट मेजर बोलेगा, मतलब कंक्लूजन के प्रेडिकेट में। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल है, ठीक है, तो अगर इसने बोला कि यहाँ ऊपर प्रोफेशनल क्या बोला, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि आपको पता है ए में सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। देन अब आप डायरेक्ट आ जाओ कंक्लूजन में। कंक्लूजन में नो, आपको पता है नो क्या होता है, ई में दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो जब ऊपर वो चीज अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो नीचे डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो गई, तो इसलिए ये हमारा क्या है, इलिसिट मेजर। तो P was undistributed in the premises but distributed in conclusion is called the illicit measure। तो ये एग्जाम में पूछ लिया था, तो आप अब इससे लंबा चौड़ा मत करो, सिर्फ कंक्लूजन को देखो, कंक्लूजन का वर्ड ढूंढो कि जैसे प्रोफेशनल है मेजर टर्म, ठीक है, इसमें ऊपर कहाँ ये है, इसे कंट्राडिक्ट कर रहा है या प्रॉपर फॉलो कर रहा है। देन कम टू द इलिसिट माइनर टर्म। इलिसिट माइनर कब होता है, जब माइनर टर्म में प्रॉब्लम आए, मतलब जो हमारा कंक्लूजन का सब्जेक्ट है उसमें प्रॉब्लम है। सपोज फॉर एग्जाम्पल इसने बोला ऑल डायरेक्टर आर एग्जीक्यूटिव, तो आपको पता है सिर्फ ऑल में हमारा जो डायरेक्टर है तो वो कितना जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, अगर आप कहो तो मैं दोबारा उसकी शॉर्ट रील बना के डाल दूंगी, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर रखना, उससे ही सारी फैलेसी आपकी कैलकुलेट होती है। तो अब इसने कहा ऑल डायरेक्टर आर एग्जीक्यूटिव, देन प्रीमाइसिस क्या होगा, ऑल डायरेक्टर आर शेयर होल्डर। तो आपको पता है इसमें भी सब्जेक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसमें भी सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। देन कंक्लूजन बोला ऑल शेयर होल्डर आर एग्जीक्यूटिव, तो इनमें भी जो होता है सब्जेक्ट वही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो देखो अब इसमें जो है प्रीमाइसिस 2 में जाओ तो इसमें सिर्फ सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट शेयर होल्डर नहीं होता। तो आपको पता है ये क्या है, यहाँ पर ऊपर अनडिस्ट्रीब्यूटेड दे रखा है, लेकिन जो हमारा कंक्लूजन है उसमें ये डिस्ट्रीब्यूटेड दे रखा है। तो अगर आपका
जो आपका जो सब्जेक्ट है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो प्रेमाइसिस में बट डिस्ट्रीब्यूटेड हो कंक्लूजन में तो वो इलिसिट माइनर कहलाएगा। अगर प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो प्रेमाइसिस में, डिस्ट्रीब्यूटेड हो कंक्लूजन में तो वो इलिसिट मेजर कहलाएगा। प्लीज डोंट कंफ्यूज, बस आप प्रॉपर से देखो जो ऊपर से प्रेमाइसिस में चलता आ रहा है क्या वो प्रॉपर फ्लो में हो, हमेशा कंक्लूजन पे ही चेक करो, कंक्लूजन के बाद ऊपर जाओ। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट रिपीटेड यूजीसी नेट की इन्फॉर्मर फैलेसी। पहली है हमारी स्ट्रोमेन फैलेसी। ये क्या होती है, इसमें हम इसका कंसेप्ट ये ऐसे समझते हैं कि हम डायरेक्ट अपोनेंट के एक्चुअल आर्गुमेंट पे अटैक नहीं करते, बल्कि उसकी जगह हम क्या करते हैं, जो उसने बोला है ना उसको डिस्टॉर्टेड, एक्सग्रेडेड, एक्सट्रीम वर्जन कर देते हैं आर्गुमेंट का, जस्ट लाइक अ स्ट्रोमैन की तरह। इट इज डियर टू नॉक डाउन, जैसे कि उसे हम डाउन कर सकते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, ऐसा कोई डायलॉग जो दो पर्सन आपस में कर रहे हैं, लेकिन पर्सन विल एक्सट्रीम द बर्ड इनटू द पर्सन ए माउथ, मतलब ऐसा जैसा उसने बोला उसका मतलब ये नहीं है, लेकिन आप क्या करेगा, जो पर्सन भी है वो ऐसा करेगा, अच्छा इसका मतलब ये है। ये होती है स्ट्रोमैन फैलेसी। जैसे लुक फॉर रेडिकल एस्केलेशन। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन से कह रहा है कि वी शुड रेगुलेट फैक्ट्री इमिशन, तो पर्सन बी उसका रिप्लाई में क्या कह रहा है, सो यू वांट टू शट डाउन ऑल फैक्ट्री, डिस्ट्रॉय द इकोनॉमी। इट मींस पर्सन बी इज अटैकिंग अ स्ट्रॉ मैन। देन कम टू द रेड हियरिंग। रेड हियरिंग क्या है, जो इग्नोरेंटिलेंसी, मतलब आपने जो इशू है ना, टॉपिक डिस्कशन ओरिजिनल इशू है उसको कंप्लीटली डाइवर्ट कर दिया और नया अनरिलेटेड टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना। ये मतलब देखने में तो ऐसा लगेगा ये वैलिड काउंटर आर्गुमेंट है, बट आप उसे पास में जाके देखोगे पास में तो लगेगा कि इसने तो जो रियल क्वेश्चन का आंसर है उसको अवॉइड कर दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक को एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैनेजमेंट अक्यूज टू अंडर पेइंग वर्कर बट लुक एट हाउ मैनेजमेंट डोनेट द चैरिटी एवरी ईयर। मतलब मैनेजमेंट को कहेगा कि वर्कर को कम वेज देता है, लेकिन उन्होंने किससे रिलेट किया कि फिर ये जो चैरिटी दे रहे हैं हर साल मैनेजमेंट, उसका क्या ही फायदा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस टॉपिक को उठाया, हालांकि अंडर पेड जो वेजेस का कम वेजेस से और चैरिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस टॉपिक को चेंज कर दिया, डिस्ट्रैक्ट द लिसनर। देन बेगिंग द क्वेश्चन। बेगिंग द क्वेश्चन होता है कि आर्गुमेंट बस एक सर्कल में घूमता रहता है। ठीक है, पिटोर प्रिंसिपी बोलते हैं, सर्कुलर रीजनिंग, सर्कल में घूमता रहता है। जब प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन आर द एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट, जो प्रेमिसेस है और कंक्लूजन दोनों सेम स्टेटमेंट, जस्ट रिटन द यूजिंग डिफरेंट वर्ड, यू आर अज्यूमिंग द ट्रू द कंक्लूजन इन प्रेमिसेस इटसेल्फ। मतलब ऐसा लगता है कि ट्रू जो कंक्लूजन है वो प्रेमिसेस में ऑलरेडी इटसेल्फ होता है। तो इसमें एंट्री क्या करता है, बहुत हैवी वैक्युलरी यूज करेगा, हाइड द फैक्ट बट नो एक्चुअल एविडेंस वर प्रोवाइडेड। तो अब मैकेनिकल है क्या है, लुक फॉर एग्जैक्ट सिनोनिमस अक्रॉस द प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन। तो आप क्या देखते हो, उसको कंक्लूजन के बेसिस पे देख सकते हो। ठीक है, तो अब इसको कैसे करोगे, बेगिंग वाले क्वेश्चंस को कैसे करोगे। तो आपको पता है, सपोज करो किसी ने कहा कि मर्डर है वो मोरली रॉन्ग है बिकॉज इट इज एथिकली इम्पॉसिबल टू किल अ ह्यूमन बीइंग। ये प्रमाइसिस है कि मर्डर है वो मोरली रॉन्ग है, जो बिकॉज ये एथिकली परमिशन नहीं देता कि आप किसी ह्यूमन बीइंग को मारो। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन में बोला मर्डर इज मोरली रॉन्ग, और प्रमाइसिस में बोला क्योंकि आप किसी ह्यूमन बीइंग को एथिकली मार नहीं सकते, परमिशन नहीं है। तो क्या आपको पूरा क्वेश्चन ही क्या कि पूरा वो आपके सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या मोरली रॉन्ग और इथिकली इम्प्रेसिबल दोनों का सेम ही मतलब है ना, कि इथिकली आपको परमिशन नहीं देता कि आप किसी ह्यूमन बीइंग को मारो, और कंक्लूजन में बोला मोरली रॉन्ग, तो वो ना सेम ही वर्ड को सिनोनिम्स में हाइड और सर्कल की तरह खेलता रहता है। देन अपील टू इग्नोरेंस। अपील टू इग्नोरेंस क्या होता है, आर्गुमेंटम टू एंड इग्नोरेंटम कंसेप्ट आर्ग्यूइंग दैट क्लेम इज ट्रू सिंपली बिकॉज इज नॉट बीन प्रोविजन। आप इसलिए आर्ग्यू कर रहे हो क्योंकि वो ट्रू है, क्योंकि इसे अभी तक किसी ने गलत साबित नहीं करा, या फिर आर्ग्यूइंग दैट क्लेम इज फाल्स क्योंकि अभी तक वो सच सही नहीं हुआ है। तो ये होती है अपील टू इग्नोरेंस, मतलब वो चीज अभी तक प्रूव नहीं हुई इसलिए वो चीज हमारी सही है। ठीक है, तो ट्रैप क्या है इसका कि कंफ्यूज कर देता है एब्सेंस ऑफ एविडेंस। एब्सेंस ऑफ एविडेंस या एविडेंस ऑफ एब्सेंसेस अगर होते हैं तो उसके बेसिस पे वो आपको ट्राई करता है। फॉर एग्जांपल, नो वन हैज एवर प्रूवन सो साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, यही तो बोला है। एग्जाम्पल क्या है कि नो वन एवर हैज प्रूवन द टेलीफेट डजंट एग्जिस्ट सो टेलीफेट इज रियल। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो अब आपने क्या किया कि अपने फ्रेजेस को देखा कि नो वन अभी तक प्रूव नहीं हुआ कि टेलीफेट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब टेलीफेट ही हमारा रियल है। तो लैक ऑफ प्रूफ इज नॉट अ प्रूफ, उन्होंने बोला अगर प्रूफ नहीं है इसका मतलब वो सच है। तो इग्नोरेंस मतलब आपकी जो चीज एब्सेंस है उसके बेसिस पे आपने ट्रू कर दिया। अगर जो ट्रू है
चीजें अगर आपको फॉल्स, क्योंकि उनके पास फॉल्स का कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। अब ये कौन सी होगी, इनफॉर्मल फैलेसी जिसमें एविडेंस का फ्लोड है, एविडेंस नहीं है। जैसे मैंने बोला अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी। अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी क्या होती है कि आपने ऐसे एक्सपर्ट को साइड किया जो कि किसी और फील्ड का एक्सपर्ट है, मतलब उस चीज में उसको कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन आपने ऐसी चीज को हायर किया जो आपका किसी पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट है और आप किसी उससे कुछ और काम करवा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अपील टू अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड पर फोकस करो। अनक्वालिफाइड मतलब जिस चीज के लिए आप उससे मांग रहे हो कोई रिस्पॉन्स, वो उस चीज में एक्सपर्ट है ही नहीं। सपोज आप अपनी फैक्ट्री का फ्लो लेआउट रिस्ट्रक्चर कर रहे हो, तो कंपनी जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो कह रहा है ये बेस्ट डिजाइन है, तो वो तो फाइनेंस के एक्सपर्ट है ना, इंडस्ट्री इंजीनियर नहीं है, तो ये इसका मतलब फॉलिसी है, ठीक है। देन सेकंड हेस्ट्री जनरलाइजेशन। हेस्ट्री जनरलाइजेशन का मतलब एक छोटी सी टीनी इनएडुकेट सैंपल साइज के बेसिस पे आपने कोई कंक्लूजन निकाल लिया। फॉर एग्जांपल, 2 एम्प्लॉय फ्रॉम अ मार्केटिंग टीम वर कॉट स्लीपिंग ऑन द जॉब, सो द एंटायर मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज लेजी। देन कम टू द स्लीपर स्लोप। स्लीपरी स्लोपिंग क्या है कि आपने एक छोटी सी उस पर आर्गुमेंट किया जो स्मॉल है, हार्मलेस है, इसका कोई उससे लेना देना नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, ट्रिगर कर दिया पूरी चेन रिएक्शन को, पूरी कंपनी के लोगों को चेन रिएक्शन को कर दिया, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है कि उसके बीच में ऐसा उन्होंने किया क्यों, ठीक है, ट्रिगर क्यों हो गया, डिजास्टर क्यों क्रिएट हुआ, कोई प्रूफ नहीं है। फॉर एग्जांपल, एचआर कह रहा है इफ वी अलाउ एम्प्लॉय टू वियर अ जींस ऑन फ्राइडे, अगर हम अप्लाई करेंगे, अगर बोलेंगे कि वो फ्राइडे को पहने तो कुछ दिन बाद वो पजामा पहनाएंगे, तो इससे क्या होता है, क्लाइंट विल लूज ऑल रिस्पेक्ट एंड कंपनी शुड बी अ बैंकक्रप्ट। ऐसे हम बोलो अगर हम उन्हें 2 दिन की छुट्टी परमिशन कर देंगे तो कुछ दिन बाद 10 दिन की ले जाएंगे, तो ये स्लीपरी स्लोप है, ठीक है, इसके बेसिस पे। ओके, देन कम टू द इनफॉर्मल फैलेसी। इनफॉर्मल फैलेसी क्या होती है, लैंग्वेज एम्बिगिटी ग्रुप। तो इसमें क्या हो गया कि फैलेसी और इक्विवेकेशन। इक्विवेकेशन क्या होता है, जब हम सेम वर्ड को डिफरेंट सेंसेस में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बोला ए फेदर इज अ लाइट, वेदर इज लाइट कैन नॉट बी डार्क, सो फेदर कैन नॉट बी डार्क। तो यहाँ पे लाइट का वर्ड कैसे यूज करा जा रहा है, एज ए वेट के वजह, मतलब हल्का होता है, और यहाँ पे लाइट का करा जा रहा है कलर में। तो जब फैलेसी और इक्विवेशन मतलब एक ही मीनिंग को डिफरेंट डिफरेंट सेंस में यूज कर रहे हैं एक सेम वर्ड को, ठीक है। देन फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। जब कंपोजिशन क्या होता है, जब हम ये मान लेते हैं कि जब अगर हमारे इन सबके पार्ट ट्रू हैं तो इसका मतलब होल सिस्टम भी ट्रू होगा, मतलब छोटी छोटी चीजों के बेसिस पे। सपोज करो ट्रू फॉर द पार्ट मस्ट बी ट्रू फॉर द होल। एवरी मशीन ऑपरेटर इन द फैक्ट्री इज हाईली इफिशियंट। जो मशीन ऑपरेटर फैक्ट्री के लिए हाईली इफिशियंट है, तो उन्होंने बोला कि फैक्ट्री भी ऑल ऑपरेट हाईली इफिशियंटली है, ठीक है। तो इग्नोर क्या करती है इसमें, मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, जिनके कारण हमारी फैक्ट्री इनएफिशिएंट हो सकती है। देन फैलेसी ऑन डिवीजन। अब जस्ट इसका अपोजिट है, अब आपने पूरी कंपनी बढ़िया है इसलिए हमने बोला उस कंपनी का एम्प्लॉय अच्छा है। तो अगर आपने करे एग्जैक्ट रिवर्स है कि ट्रू होल है तो इसका इंडिविजुअल पार्ट भी अच्छा होगा। जैसे टीसीएस इज अ मासिव हेल्थी कॉर्पोरेशन, देयर एवरी एम्प्लॉय इज अ वेल्दी। ओके, अब देखो हम 3 प्राइमरी यूज ऑफ लैंग्वेज का याद करते हैं, लॉजिक रूल को। इन कंसेप्ट इन एवरीडे लाइफ वी यूज लैंग्वेज फॉर 100 फॉर रीजन। हमें पता है कि हमारी वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेज है, पर प्राइमरी यूजेज क्या है लैंग्वेज का, 3 लैंग्वेज को देखेंगे। वैसे तो हम अपनी लाइफ में बहुत सारी लैंग्वेज को यूज करते हैं रीजन के बेसिस पे, बट हाउ इज फॉर्मल लॉजिक स्ट्रिक्टली कैटेगराइज इन 3 बकेट्स। जो फॉर्मल लैंग्वेज जो लॉजिक के बेसिस पे हमारी जो लैंग्वेज है 3 बकेट्स में याद रहती है, ठीक है। तो याद रखिए गोल्डन पीवाई की रोल क्या है, लॉजिक ओनली डील विद वन ऑफ दीज 3। जो लॉजिक होगा सिर्फ इन 3 लैंग्वेज को ही डील करेगा। ओनली स्टेटमेंट कैन बी जस्ट ट्रू और फर्स्ट बिलोंग टू लॉजिकल आर्गुमेंट, रेस्ट आर इररिलेवेंट एंड सिलोजिज्म। बस 3 ही के बेसिस पे देखेंगे। पहला इंफॉर्मेटिव कॉग्निटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन। जब कोई लैंग्वेज जो हमें इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं, स्टेट, फैक्ट, डिस्क्राइब द वर्ड, तो ये हमारा क्या होती है, इंफॉर्मेटिव होती है, ठीक है। इट असर्ट और डिनाई प्रपोजिशन, या तो ये एग्री करेगी या ये मना करेगी प्रपोजिशन को, ये इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, इंफॉर्मेटिव। लिमिट ट्रस्ट क्या होता है, कैन यू रिप्लाई टू द स्टेटमेंट बाय सेइंग दैट इज ट्रू और दैट इज फॉल्स, इफ यस इट इज अ इंफॉर्मेटिव। मतलब कोई ऐसी क्वेश्चनिंग जिसका यस आप ऐसे रिप्लाई कर सकते हो, डिनाई कर सकते हो या असर्ट कर सकते हो कि यह ट्रू है या फॉल्स है, तो ये हमारी लैंग्वेज क्या हो गई, इंफॉर्मेशन टेस्ट लैंग्वेज हो गई। पीवाईक्यू ट्रिप कैसे पूछता है, इन्फॉर्मेटिव डज नॉट मीन करेक्ट, ठीक है, पता है ना आपको, करेक्ट नहीं। स्टेटमेंट कैन बी कम्प्लीटली, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा कम्प्लीटली फॉल्स भी हो सकता है, बट ये हमारी इंफॉर्मेटिव कैटेगरी से भी बिलोंग कर सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है 100% करेक्ट हो। पहला एग्जाम्पल 1,
देखो ये भी इंफॉर्मेटिव है। ए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वाज पास इन 1961, तो ये इंफॉर्मेटिव है। देन एग्जांपल 2 फोर्स, ए वर्क वीक अंडर द फैक्ट्री एक्ट अलाउज 60 आवर ऑफ वर्क। तो आपको पता है कि वर्क जो वीक है वो अलाउड नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है ना। इवन थॉट इज लीगली फॉल्स बिकॉज इट मेक अ फैक्चुअल क्लेम, ठीक है, बट ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ऐसा नहीं है वो 100% करेक्ट हो, ट्रू और फॉल्स हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो लैंग्वेज है इससे हम लॉजिकल प्रेमाइसिस और कंक्लूजन को बिल्डअप करते हैं। Then come to the expressive use of language. Mechanism, this language is used to vent emotions, express feeling or evoke an emotional response from the listener. It does not describe the word, it describes the speaker internal state. जब हम कोई लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जिसे हम इमोशंस के थ्रू, एक्सप्रेशन के थ्रू अपने मतलब जो होते हैं लिसनर को उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स करते हैं, और ये कोई वर्ड नहीं है, ये क्या है, स्पीकर इंटरनल स्टेट है, ठीक है। आपके जो लिसनर आपकी बात को सुनना है वो उसका भी रिस्पॉन्स जाग उठा है, ठीक है, ये एक्सप्रेसिव है, मतलब एक्सप्रेस कर रहे हो। तो इसका टेस्ट कैसे करो, यू कैन नॉट कॉल एन इमोशन ट्रू और फॉल्स, क्योंकि जो इमोशन है वो कभी सच और झूठ नहीं होते। यू कैन ओनली जज अ सिंसियर और इन सिंसियर, ठीक है। तो जो हमारा इन्फॉर्मेटिव है यू कैन जज बाई ट्रू और फॉल्स, बट इन एक्सप्रेसिव यूज ऑफ लैंग्वेज यू कैन नॉट ओनली जज अ ट्रू और फॉल्स, यू कैन ओनली जज इट विद अ सिंसियर इनसिंसियर। P/Q कीवर्ड आइडेंटिफायर कैसे, लुक फॉर एक्सक्लेमेशन मार्क, पोइट्री, strong adjective, subjective opinion. For example, it is absolutely disgusting how management ignored the safety hazard on the floor. तो आपने कहा ये बड़ा डिस्कस्टिंग है, कैसे सेफ्टी हजार्ड को इग्नोर कर रहा है मैनेजमेंट। तो एनालिसिस क्या किया, यू कैन नॉट बिल्ड अ लॉजिकल स्लोरिज्म, यहाँ पे क्या करते हो आप बिल्ड नहीं कर सकते मतलब लॉजिकल स्लोरिज्म को, क्योंकि डिस्कस्टिंग को ये एक्सप्रेस क्या, आउटरेज है, मतलब गुस्से में बोल रहे हो, नॉट अ वेरीफाइबल मैट्रिक्स। देन डायरेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज इंटेंड टू cause or prevent on overt action, it directs someone to do something. जब आप डायरेक्ट आपका मतलब किसी चीज को कारण आपका इंटेंट होता है उस चीज को रोकना, ठीक है, या फिर आपको कुछ करना, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्टिव यूज। इसमें कमांड होगी, रिक्वेस्ट हो गई, या ऑर्डर कैन नॉट बी ट्रू। इसमें भी ऑर्डर जो होते हैं ट्रू और फॉल्स नहीं होते, दे कैन बी जज बाई वैलिड और इनवैलिड, ओबे और डिस हो गई, ठीक है। तो इसमें कैसे देखोगे, वर्क बिगिनिंग से सेंटेंस लाइक अ मस्ट, शुड, प्लीज, डायरेक्शन मतलब डायरेक्टिव मतलब आप डायरेक्शन दे रहे हो, ठीक है, किसी काम को करने के लिए। एग्जांपल जैसे कमांड हो गई, सबमिट योर पीएफ नॉमिनेशन फॉर्म बाय 5 PM टुडे। रिक्वेस्ट हो गई, प्लीज रिव्यू योर न्यूज शिफ्ट रोस्टर। ये सारे आपके डायरेक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेजेस हैं। देन हम पढ़ेंगे मिक्स यूजेज एंड परफॉर्मेटिव लैंग्वेज। तो देखो अब कभी कभी कहते हैं एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मिक्स्ड यूज क्या होता है। जब मिक्स यूज होता है जब दो लैंग्वेज को आप एक ही जगह पे ऐड करते हो एक ही सेंटेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल इसने बोला अब्रेजिव डस्ट इन यूनिट पी इज डिस्ट्रॉइंग आवर लंग्स सो शट डाउन द मशीन। तो इसने क्या बोला, ये हमारे डिस्ट्रॉय आवर लंग कर रहे हैं, मतलब ये एक्सप्रेसिव और इंफॉर्मेटिव है, और शट डाउन मशीन मतलब ये आपका डायरेक्टिव लैंग्वेज है। जब एक चीज अब एक ही सेंटेंस में जब दो लैंग्वेज आप यूज करते हो तो उसे मिक्स्ड यूज बोलते हैं। देन परफॉर्मेटिव लैंग्वेज, परफॉर्मेटिव लैंग्वेज क्या होती है, इस सब कैटेगरी एग्जामिनर ओकेजनली टेस्ट, ठीक है। जब कभी कोई ऐसा एग्जामिनर है जब इसे मतलब ये होता है ना, इसे ओकेजनली टेस्ट करते हैं। दीज आर वर्ड दैट परफॉर्म एन एक्शन जस्ट बाई स्पोकन बाई द राइट अथॉरिटी। ये जब होते हैं जब हम एक परफॉर्म करते हैं, जब हम एक राइट अथॉरिटी से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर हियर बाई टर्मिनेटेड और आई रिजाइन, इस तरह से या तो आप टर्मिनेट करा जाए आपके द्वारा या रिजाइन किया। तो एनालिसिस क्या, वर्ड देमसेल्फ एग्जीक्यूट द एक्शन। जो वर्ड है ना खुद ही एक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, ये डिस्क्राइब नहीं कर रहा टर्मिनेशन को, दे आर टर्मिनेशन, ठीक है। तो ये जब वर्ड ही खुद ही एक्शन में आ रहा है, राइट अथॉरिटी से कह रहे हो, तो वो आपका एक्शन में आ गया, तो इसे बोलते हैं परफॉर्मेटिव लैंग्वेज। देखो अब आते हैं हम कैनोशन एंड डेनोशन की लैंग्वेज पे। कैनोशन मतलब इंटेंशन, द व्हाट इज इट कंसेप्ट। कैनोशन रिफर्स टू द स्पेसिफिक क्वालिटी ट्रेड्स एट्रीब्यूट और डिफाइंड टर्म। ये क्या होती है, जब किसी के बारे में कोई स्पेसिफिक क्वालिटी बता रहा हो, ट्रेड्स बता रहा हो या उसके एट्रीब्यूट्स बता रहा हो उस टर्म को डिफाइन करने के लिए, तो ये हमारा कैनोशन लैंग्वेज बोलता है। इट इज अ डिक्शनरी डेफिनेशन या क्राइटेरिया समथिंग मस्ट मीट द इंक्लूडेड इन द ग्रुप। तो इसको आप कैसे चेक करोगे, आस्क व्हाट कैरेक्टरिस्टिक मेक दिस थिंग्स व्हाट इज इट, मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो इस चीज को ये बनाती है। तो ये होगी हमारी लैंग्वेज, ठीक है। देन एग्जांपल दो, द टर्म फैक्ट्री, ठीक है, सपोज फैक्ट्री है, तो इन कैनोशन इंटेंशन क्या होगा, इट प्रेमाइसेस वेयर 10 और वर्कर आर वर्किंग विद द एड ऑफ पावर, 20 और मोर विदाउट द पावर, इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इसने क्या किया, इस फैक्ट्री को बनाया,
ठीक है। तो ये होता है कि तभी कहते हैं ना कि ये क्या है, कि क्या है ये, तो उसने बोला फैक्ट्री ये है। तो ये स्ट्रिक्टली क्या कर रही है, डिफाइन कर रही है वर्ड को, फैक्ट्री को, उसके एट्रीब्यूट को, ठीक है, उसके क्वालिटी को, उसके गुड को। तो ये होगी हमारी। देन कम टू डेनोटेशन। डेनोटेशन क्या होता है, एक्सटेंशन, दोज वूज इन इट, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब देखो डिनोटेशन की बात करें तो इन्होंने क्या बोला कि वो इज इट, क्या है वो चीज। फॉर एग्जाम्पल डिनोटेशन रिफर्स टू द एक्चुअल फिजिकल ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक एंटिटी। ये किसी के फिजिकल और एक्चुअल ऑब्जेक्ट को उस टर्म के अंदर जो कैटेगरी आती है उसे हम डिनोटेशन बोलते हैं। इट इज द लिस्ट ऑफ मेंबर इन द क्लास, है ना। तो लिटमस टेस्ट है, कैन आई पॉइंट टू एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द रियल वर्ल्ड। तो ये हो गया, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो अगर हमने एग्जाम्पल लिया ट्रेड यूनियन का, तो अब डिनोटेशन क्या हो गया, अगर इसकी जगह कैनोटेशन होता तो ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन बनाता कि ट्रेड यूनियन क्या होता है। अब डिनोटेशन क्या हो गया कि यस इसके अंदर क्या आता है, बीएमएस आती है, इनटुक है, ट्रेड यूनियन, एटुक है, एचएमएस है, सीटीयू है। तो एनएलसी दे आर एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट है, जिन्हें बोलते हैं डिनोटेशन, ठीक है। दे आर द मेंबर ऑफ द क्लास इज कॉल्ड द ट्रेड यूनियन। तो समझ में आया कैनोटेशन वो है क्या एक्चुअल, लेकिन उसके अंदर क्या आता है वो हमारा कहलाएगा डिनोटेशन। द गोल्डन पीवाईक्यू इनवर्स वेरिएशन आ जाता है कभी कभी, वो रिलेशनशिप पूछता है। यू मस्ट ड्रिल इनटू योर स्टूडेंट हेड कैनोशन एंड डिनोटेशन वेरी इनवर्सली। सपोज करो एज ए कैनोशन इंक्रीज, अगर आपका कैनोटेशन इंक्रीज होता है तो डिनोटेशन हमारा डिक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू एड मोर स्पेसिफिक रूल एट्रीब्यूट, तो सपोज उसने आप ज्यादा रूल एट्रीब्यूट्स ऐड करते हो तो रियल वर्ड क्या करता है, फ्यूअर थिंग्स इन द रियल वर्ड विल क्वालिफाई, तो डिक्रीज डेनोटेशन की जरूरत पड़ती है। अगर आपका कैनोटेशन डिक्रीज होता है तो डेनोटेशन इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिमूव रूल मेक द डेफिनेशन ब्रॉडर डिक्रीज कैनोटेशन, तो मोर थिंग फिल इनटू द कैटेगरी। तो अगर डेफिनेशन की ब्रॉडर को कम करना चाहते हो तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें डिनोटेशन ऐड करने पड़ेंगे। तो हमेशा याद रखना इनवर्स वेरिएशन होता है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो क्वेश्चन क्या है, एक सीरीज दे दी, उसने बोला इसे इंक्रीजिंग इंटेंशन में लगाओ, इंक्रीज एक्सटेंशन, इंक्रीज इंटेंशन में, कैनोशन में या डिनोटेशन में। तो एग्जांपल दिया वर्कर, इंडस्ट्री वर्कर, टेक्सटाइल वर्कर, अंडरग्राउंड कोल्ड में। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इनकी कंडीशन मतलब सबसे पहले हमारा ब्रॉडेस्ट कैटेगरी आएगी वर्कर, ठीक है। देन आपने क्या लगा दिया एट्रीब्यूट में, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के वर्कर हैं, ये टेक्सटाइल के वर्कर हैं और ये माइनर के वर्कर हैं। तो हम हमेशा एडिंग एट्रीब्यूट करते हैं जिससे कि हमारी डेफिनेशन और स्ट्रिक्ट हो जाए। देन इनकी डिनोटेशन में करोगे तो ऑर्डर द वर्ड फ्रॉम मोस्ट स्पेसिफिक कैटेगरी टू ब्रॉडेस्ट कैटेगरी। सबसे पहले अंडरग्राउंड कोल माइनर मतलब स्पेसिफिक है, देन टेक्सटाइल है, देन इंडस्ट्री वर्कर, देन वर्कर। देयर आर मिलियन ऑफ वर्कर इन द वर्ल्ड बट आर फ्यू अंडरग्राउंड कोल माइनर। रियल वर्ल्ड पीपल इंक्रीज एज यू गो द बॉर्डर, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐड करते हैं। देन एम्प्टी क्लास क्या होता है, कैन हैव अ टर्म कैनोशन बट जीरो डिनोशन। उन्होंने बोला कि अगर किसी चीज का मीनिंग है लेकिन उसका जीरो डिनोशन है, तो ऐसा कोई टर्म है, तो हमने बोला यस है, कि अगर वो मीनिंग तो है लेकिन रियल वर्ल्ड में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए वर्कर वो वर्क 24 आवर डे विदाउट द स्लीप ऑफ 50 ईयर्स। तो आपको पता है कि क्लियर कैनोशन है, अंडरस्टैंड कर रहे हो कि क्या एट्रीब्यूट्स है। डिनोशन जीरो क्योंकि कोई भी ह्यूमन ऐसा अर्थ पे है नहीं कि वो 50 आवर्स से सोया नहीं हो, तो यस ऐसा है। अब हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। इफ अ प्रपोजिशन ऑल स्ट्राइक आर इलीगल इज गिवन अ ट्रू विच ऑफ फॉलोइंग डेफिनेटली फास्ट। देखो ये हमारा स्क्वायर पोजीशन से आ गया। तो अब यहाँ पे क्या है, ए पे है कि ऑल आर स्ट्रीगल आर इलीगल, ट्रू है। तो जब ये ट्रू है तो ये हमारा जो इसका है ओ कि सम स्ट्राइक आर नॉट इलीगल 100% फॉल्स होगा। तो आपका एक तो ये हो गया सी, ठीक है। देन ए और ई आपको पता है कि ये दोनों ट्रू नहीं हो सकते पर एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। तो जब ये ट्रू है तो ये भी हमारा फॉल्स होगा, मतलब नो स्ट्राइक आर इलीगल। तो इसका मतलब आपका ए और सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ए और सी है क्योंकि आपने पता है कंट्राडिक्टरी है, फॉल्स है और इसका ई है, इसके बेसिस पे। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, विच कैटेगरी प्रपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिक्टर। तो मैंने आपको पहले बताया ए ई आई ओ, तो आपको लिखो ए के सामने एस लिखो, ई के सामने बी लिखो, देन आई के सामने एन लिखो, देन ओ के सामने पी लिखो। तो आपको पता है किसके दोनों सब्जेक्ट होते हैं, तो बी किसके साथ आ रहा है, यूनिवर्सल नेगेटिव आ रहा है, देन योर आंसर शुड बी अ बी क्योंकि इसके दोनों डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सब्जेक्ट एज वेल एज प्रेडिकेट। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि इसमें फेलिसी आइडेंटिफाई करो, ऑल HR ग्रेजुएट, ऑल क्लर्क आर ग्रेजुएट, ऑल क्लर्क आर HR। तो अब देखो सबसे पहले हम मिडिल टर्म वाला देखेंगे कि मिडिल टर्म आपको पता है कि जब दोनों प्रेमाइसिस में आता है वो मिडिल टर्म है, मतलब ग्रेजुएट आपका
मिडिल टर्म में, ठीक है। तो अब आप देखो कि ऑल HR मतलब ए का एस ओनली सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और यहाँ पे क्लर्क डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब दोनों प्रेमिसेस में एक भी मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वो कहलाएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। तो योर आंसर शुड बी अ लॉजिकल ब्रिज। फेल हो जाएगा तो ये फैलेसी है। Then come to the question number 4. A deductive argument considers sound only. Deductive argument कब sound कहलाएगा? जब आपका valid और premises दोनों true होंगे, ठीक है। A आंसर है। Soundness जब भी बोलेगा जब वो true होंगे, factually true premises. Then come to the question number 5. In a syllogism, a middle term is predicted both premises. अब देखो मैंने क्या बोला आपको कैसे बनाना है, कि उन्होंने बोला कि दोनों premises हैं मिडिल टर्म में प्रेडिक्टेड है, तो मतलब ये लाइन ऐसी बनी क्योंकि ये जो प्रेमिसेस है यहाँ पे मिडिल टर्म है, ये दो प्रेमिसेस है यहाँ मिडिल टर्म है। तो अब ये फिगर कौन सा हुआ? तो अब ये हमारा फिगर क्या हुआ? 2 हुआ। तो मैंने आपको बताया ना ऐसे बना के दिया करो कि लाइन है राइट साइड में प्रेडिकेट का, तो ये हमारा फिगर 2 आया और ये हमारा लेफ्ट साइड का है ना। इसी तरीके से बनाते हैं, ये हमारा ऐसे है और ये हमारा ऐसे। तो ये बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड है, ठीक है, ये इस तरीके से। Then come to the question number 6. Which two proposition cannot both be true together but can be false together? तो कौन सी proposition? मैंने आपको बताया कि जो हमारा A और जो हमारी contrary है, ठीक है, A यहाँ पे और यहाँ पे E, ये दोनों ट्रू नहीं हो सकती, बस फॉल्स हो सकती हैं। तो जो हमारी कहाँ पे कंट्रेरी A है हमारी, फॉल्स नहीं हो सकती, ठीक है, ट्रू नहीं हो सकती पर फॉल्स टुगेदर हो सकती है। Then come to the question number 7. If some worker are skilled, are is true. What is the status of all worker? तो मैंने बोला कि some worker are skilled है, तो आपको पता है कि जब हम स्क्वायर अपोजिशन करते हैं तो A होता है यहाँ, देन इसका I होता है। तो इसने बोला कि some worker है स्किल है, ठीक है, यहाँ पे सम वर्कर है। तो आपको पता है ट्रूथ हमेशा नीचे जाता है और फॉल्स हमेशा ऊपर जाता है। मतलब अगर ऑल वर्कर आर स्किल होते तो सम वर्कर आर स्किल 100% ट्रू होता, लेकिन सम वर्कर आर स्किल है तो हमारा जो ऑल वर्कर आर स्किल डाउटफुल और अनडिटरमाइंड है। तो योर ऑप्शन बी सी। Then come to the question number 8. Identify the fallacy. We should reject the union leader demand for the safety gear because he was suspended लास्ट ईयर। तो आपको पता अब हमने क्या किया कि हमने उसको रिजेक्ट कर दिया यूनियन लीडर की डिमांड को, जो उसने सेफ्टी गियर की मांगी थी, क्योंकि वो ही वाज सस्पेंडेड लास्ट ईयर। तो आपको पता है इसका आंसर क्या? एड होमेन है। एड होमेन क्या करता है कि आप क्या करते हो कि जब किसी पर्टिकुलर फेलिसी में क्या होता है, जब यू अटैक द पर्सन करेक्टर और हिस्ट्री इंस्टेड ऑफ एड्रेस द एक्चुअल, मतलब आप एक्चुअल आर्गूमेंट पे नहीं करते हो, आपकी हिस्ट्री के बेसिस पे, आपको पर्सन पसंद नहीं है उसके बेसिस पे जब आप उस पर अटैक करते हो तो वो क्या कहलाएगी? एड होमेन। आपको पता है स्ट्रोमेन क्या होता है? जब आप उसको किसी चीज को इतना एक्सट्रीम वर्जन लेके जाते हो तो वो स्ट्रेमन रहता है। रेड हियरिंग क्या होता है? जब आप एक्चुअल आर्गूमेंट की जगह कोई नया इररिलेवेंट आर्गूमेंट के बेसिस पे डिस्कस करते हो तो वो रेड हियरिंग बोलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं। देन कम टू द एज द कैनोटेशन इंटेंशन इन टर्म इंक्रीज। तो आपको पता है मैंने बताया इनवर्सली होता है, तो ये हमारा हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ज्यादा स्पेसिफिक एट्रीब्यूट ऐड करोगे तो फ्यूअर रियल वर्ड ऑब्जेक्ट उसमें कम आएंगे। Then come to the question number 10. Which use of language is strictly evaluated as a true or false logic? तो कौन सा है लैंग्वेज जो स्ट्रिक्टली हमारे ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे होता है? तो मैं आपको बता दूं वो हमारा इंफॉर्मेटिव होता है, क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट में हम कमांड देते हैं, एक्सप्रेशन में इमोशन होते हैं, परफॉर्म में आपके एक्शन के बेसिस पे होता है। तो योर आंसर सी। तो सी होता है हमारा ट्रू और फॉल्स, ठीक है। Then come to the question number 11. If a term is distributed in conclusion but was undistributed in major premises, तो ये क्या है? तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज मेजर प्रेमाइसिस में, जो हमारा मेजर प्रेमाइसिस है उसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको पता है वो होगा हमारा इलिसिट मेजर, ठीक है। इलिसिट मेजर होगा क्योंकि वो प्रेडिकेट और कंक्लूजन है। अगर कोई माइनर प्रेमाइसिस जो हमारा माइनर है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है कंक्लूजन का, जो सब्जेक्ट है जो माइनर टर्म है, अगर उसमें कोई लूप होल होता है, अगर वो ऊपर अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो, कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो वो क्या कहलाएगा? इलिसिट माइनर। तो प्लीज फोकस ऑन दिस टर्मोलॉजी। मेजर टर्म प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन कैन नॉट बी क्लेम 100% डिस्ट्रीब्यूशन अगर उसका पार्शियल कवरेज प्रेमाइसिस में है तो, ठीक है। Then come to the question number 12. In an argument that move from specific operation to general, तो आपको पता है स्पेसिफिक जनरल हम किस में जाते हैं? इंडक्टिव में जाते हैं, और डिडक्टिव इसका जस्ट अपोजिट है। Then come to the question number 13. Select the correct series showing increasing extension. Increasing extension मतलब आपको क्या करना है?
डिनोटेशन की फॉर्म में करना है। तो आपको पता है ये ब्रॉडर जाता है, हमेशा याद रखना। ब्रॉडर कैसे जाएगा, तो सबसे पहले अगर अब इनको करो कैसे, इनको इनमें से बताओ करेक्ट सीरीज क्या है, वर्कर, इंडस्ट्री वर्कर, टेक्सटाइल वर्कर। तो ये जो है ये तो हमारी क्या है, ये हमारी कैनोशन है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमारा ब्रॉडर आएगा देन स्पेसिफिक आएगा। जो डिनोशन होता है पहले उसमें स्पेसिफिक आएगा। तो मेमल, एनिमल, टाइगर, नो, ये होगी कॉइल माइनर देन वर्कर देन ह्यूमन, ठीक है। तो योर आंसर सी, इंक्रीज मींस मूविंग फ्रॉम मोस्ट स्पेसिफिक ग्रुप टू ब्रॉडेस्ट कैटेगरी विद द मोस्ट मेंबर, ठीक है। Then come to the question number 14. Identify the fallacy. Since no one has proven that a new policy will fail, it must be success. किसी ने मतलब प्रूव नहीं किया कि नई पॉलिसी फेल हो गई इसलिए ये सक्सेस है। तो आपको पता है ये क्या है, ये आपका है एड इग्नोरेंटेन। जब आपको कोई चीज प्रूव नहीं होती तो आप उसे सच मान लेते हो। Then come to the question number 15. Convert hardly any manager are punctual into the standard logical form. Hardly बोला है, हार्डली मतलब अब क्या बोला मैनेजर, तो हार्डली जहां हार्डली आ रहा है इसका मतलब सम नॉट, ठीक है। तो योर आंसर डी, मतलब सम मैनेजर आर नॉट पंक्चुअल, मतलब कुछ ही मैनेजर हमारे पंक्चुअल हैं, तो इसका मतलब सम नॉट आर मैनेजर, ठीक है। तो ये वर्ड लाइक जैसे हार्डली हो गया, स्कैर्सली हो गया, सेल्डम हो गया कभी कभार, या नेगेटिव मीनिंग हो गए, ठीक है। तो हम इन्हें क्या करते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। Then come to the question number 60. In the proposition no factory or school, which term is distributed? तो आपको पहले ये देखो no factory मतलब ये हमारा क्या है E है, ठीक है। अब E के साथ क्या होता है both, तो इसका मतलब हमारी फैक्ट्री एंड स्कूल दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो आपका आंसर है सी। प्लीज इस चीज को, ये जो कोड है ना मैंने आपको एक ऐसी कोड बता दी कि आपके पूरी लॉजिक 50% सॉल्व कर सकते हो। अब क्या है, जैसे इसने बोला कि आइडेंटिफाई करो फैलेसी को, ठीक है। एचआर सिस्टम वाज फेयर बिकॉज इट ट्रीट ऑल एम्प्लॉय इक्विटेबल। तो मतलब एचआर सिस्टम मतलब एक ही वर्ड को अलग अलग उसमें सिनोनिम्स में यूज कर रहा है। तो रेड हियरिंग में तो अपोजिट होता है, हम बिल्कुल उसको इग्नोर कर देते हैं। देन हम स्लीपी स्लोप में बिना किसी रीजन के आप डिजास्टर ऐसे आर्गूमेंट देते हो जिसको कर देते हैं। देन अब हमारा क्या होगा, पीटीओ प्रिंसिपल बैगिंग क्वेश्चन, मतलब इसका होता है कि जब प्रमाइसिस जस्ट अ कंक्लूजन रीरिटन, मतलब प्रमाइसिस कंक्लूजन को रीरिटन टर्मिनोलॉजी में लिख देते हैं तो हम उसे पीटीओ प्रिंसिपल बोलते हैं। इक्विवेशन क्या होता है, जब आप क्या होता है इक्विवेशन, जब आप क्या करते हो कि एक ही मीनिंग के एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग निकाल के एक ही आर्गुमेंट में करते यूज, तो इसे इक्विवेशन बोलते हैं। तो योर आंसर शुड बी। अब इसने क्या बोला कि दो नेगेटिव प्रोमाइसिस हैं वो कैटेगरी में, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए नेगेटिव कंक्लूजन नो, अफर्मेटिव कंक्लूजन आ ही नहीं सकता। ये ऐसी फैलेसी है जिसमें कोई भी कंक्लूजन आएगा ही नहीं। जब आपके दो नेगेटिव प्रोमाइसिस हैं तो क्या निकलेगा, तो स्ट्रिक्ट रूल है सिलोजिज्म का, यू कैन नॉट ड्रॉ एनी लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द टू नेगेटिव स्टेटमेंट। Then come to the question number 90. Which of following proposition distribute neither the subject nor the predicate? तो मैंने फिर से आपको बताया, ए के सामने एस है, ई के सामने बी है, आई, जो आई है वो नेदर है, ठीक है। तो आई क्या होता है, सम अफर्मेटिव होता है, तो इसका हमारा कुछ भी नहीं होता। तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव होता है तो उसमें होता है सम एसएसपी, इसका मतलब फ्रैक्शन है दोनों ग्रुप में, तो ये हमारा किसी में नहीं आता। Then come to the question number 20. If an argument premises are all true but the structure in इनवैलिड, तो आर्गुमेंट क्या होगा, तो आर्गुमेंट प्रेमाइसिस तो ट्रू है, ठीक है, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर इनवैलिड है, तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा हमारा, आर्गुमेंट हो जाएगा हमारा अनसाउंड, ठीक है। याद रखिएगा आर्गुमेंट जो होगा अनसाउंड होगा और जो कोजेंट है वो हम इंडक्टिव में यूज करते हैं। Then come to the question number 21. The proposition only graduate are eligible translate to standard form. तो उन्होंने बोला कि only graduated, तो only मतलब अब आपका आंसर हो गया बी। तो इस मीन्स अब इसे ट्रांसलेट स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो आपको पता है कि ऑल एलिजिबल पीपुल आर ग्रेजुएटेड, ये लॉजिकल होगा क्योंकि सेंटेंस स्टार्टिंग विद ओनली बिकम अ ए प्रपोजिशन, क्योंकि ये अफर्मेटिव तो है नहीं। तो अब आप क्या करो, इसे सब्जेक्ट और हम प्रेडिक्ट को क्या करते हैं रिवर्स कर देते हैं, इसका मतलब ऑल एलिजिबल आर ग्रेजुएटेड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्म में आ जाएगा। Then come to the question number 22. Identify the fallacy. If we allow 10 minute extra break, soon they will demand 2 hours. The factory will go bankrupt. तो अब आपने क्या बोला कि अगर हम इन्हें 10 मिनट एक्स्ट्रा ब्रेक करेंगे तो वो क्या करेगी, 2 आवर का ब्रेक मांगेगी, तो फैक्ट्री क्या होगी बैंकक्रप्ट हो जाएगी। तो ये कौन सा है आपको पता है, ये होती है हमारी स्लीपरी स्लोप। तो स्लीपरी स्लोप आर्गू करती है माइनर एक्शन विल ट्रिगर अ रिडिकुलस चेन रिएक्शन एंड अ डिजास्टर। कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है। Then come to the question number 23. If O, some S is not P, is given a fast.
याद रखना सम एस इज नॉट पी। तो आपको पता है जैसे हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे हमारा ओ है, ठीक है, फॉल्स है। तो अब बताओ ई का क्या होगा। तो मैंने आपको पहले ये बताया कि ट्रू हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है और फॉल्स हमेशा ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। इसका मतलब ये भी हमारा फॉल्स होगा, ठीक है। तो अब आपका आंसर है बी। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। ऑल एज बी सम सी से, तो सम सी, तो ऑल मतलब ए, देन सी मतलब आई, देन आई, तो योर आंसर शुड बी अ बी, ठीक है। तो आपको पता है और प्रमाइस में सम है, कंक्लूजन भी, तो इस मोड इज ए आई ई ई। Then come to the question number 25. An argument with missing unstated premises. अगर कोई argument missing है, unstated premises है, तो वो क्या होगा, वो हमारे infamy में कहलाएगा। क्योंकि आप पता है ये informally state syllogism होती है, जहाँ पे premises हमारी implied तो होती है पर कुछ sentence उसमें left out होते हैं। थैंक यू सो मच। अब आपका जो लॉजिकल रीजनिंग का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ऑलमोस्ट सारे मेन इंपॉर्टेंट एक एक कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो तो आप उसको एक बार देखोगे तो आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।